Hello everyone and welcome back to Dr. Amit's IAS Academy. My name is Divangna and I hope you all are doing great. आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है. So ये हमारी GPSC की मेंस लेक्चर सीरीज OTP यानी वन टॉपिक पेज का प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें हम एक टॉपिक से रिलेवेंट जितनी भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, स्कीम्स है, डेटाज है, लेटेस्ट ट्रेंड क्या है, करंट अफेयर न्यूज क्या है, ठीक है, जितना भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं हम उसे एक पेज में समराइज करने की कोशिश करते हैं. सो इकोनॉमी की हमारी ये सीरीज चल रही है. सो टुडे विल बी कवरिंग सम कोर इकोनॉमिक्स टॉपिक्स. इसको मैं बहुत डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूंगी. जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उस टॉपिक से रिलेटेड ऑलरेडी हमारे पीडीएफ में अवेलेबल है. ये पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से और हमारी वेबसाइट की फ्री रिसोर्सेज का जो सेक्शन है वहां से ले सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, एलपीजी रिफॉर्म्स. से जीपीएससी ना इकोनॉमी में स्टैटिक्स पे क्वेश्चन पूछता रहता है. अब वो शायद ये डायरेक्टली नहीं पूछेंगे भाई एलपीजी रिफॉर्म्स क्या था, क्यों आए थे, ठीक है, बट उसके इम्पैक्ट पूछ सकती है. फॉर एग्जांपल इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर, राइट, ऐसे करके कुछ इम्पैक्ट्स पूछ सकते हैं. इनफैक्ट पूछे भी हैं. सो हमेशा से चाहे इकोनॉमी हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे हिस्ट्री हो, हिस्ट्री तो स्टैटिक ही है, बट आपके आर्ट एंड कल्चर है, बेसिक साइंस है, तो बेसिक स्टैटिक्स आपको पता होना चाहिए. बेसिक स्टैट्स जो कॉन्सेप्ट है, कोर कॉन्सेप्ट है, चाहे वो एथिक्स हो, आपको पता होना चाहिए. ठीक है, तो एलपीजी रिफॉर्म्स 1991 में आता है. उसके पहले हमारी जो इकोनॉमी थी थोड़ी सी क्लोज्ड इकोनॉमी थी, लाइसेंस राज, परमिट सिस्टम चलता था. ठीक है, बहुत सारे अंडरटेकिंग्स जो थे, पब्लिक अंडरटेकिंग्स, तब भी गवर्नमेंट कंट्रोल में थी. बेसिकली ओपन इकोनॉमी नहीं थी, फॉरेन पार्टिसिपेशन भी इतना नहीं था. फिर होते हैं हमारे सर्टेन बिग क्राइसिस, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस होते हैं, फॉरेक्स रिजर्व्स हमारे बहुत पुअर हो चुके होते हैं. कंडीशन बेसिकली इंडिया की इकोनॉमी टर्म्स में बहुत खराब होती है. हम आईएमएफ से लोन की बात करते हैं तो आईएमएफ कहता है मैं लोन तो दूंगा, लेकिन आप आपकी इकोनॉमी में अब जरूरत है कि आप कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल चेंजेस लेकर आए, सो दैट आपकी इकोनॉमी ग्रो करे और वो पैसा जो हम आपको लोन में दे रहे हैं वो आप हमको वापस दे सके. तो आईएमएफ के इस कंसर्न के बाद इंडियन इकोनॉमी 1991 में लाती है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लेके आती है. नरसिम्हा राव साहब की सरकार होती है और फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं हमारे मनमोहन सिंह. तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो आती है वो लाइसेंस परमिट राज सिस्टम को डिसमेंटल करती है एंड हमारी जो इकोनॉमी होती है उसे फॉरेन कैपिटल और ट्रेड के लिए ओपन अप करती है, रिड्यूसिंग द स्टेट्स डायरेक्ट रोल इन प्रोडक्शन. इट मार्क्ड अ डिसिसिव ब्रेक फ्रॉम द इनवर्ड लुकिंग स्टेट लेड मॉडल. तो यहाँ पे एक ये टर्म है लाइसेंस परमिट राज. ये क्या है? फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है, इसे बिजनेस स्टार्ट करना है. ठीक है, स्टार्ट करने के लिए सरकार की परमिशन लो, परमिट लो, लाइसेंस लो, स्टार्ट कर दिया. ठीक है, अब हमें पता है कि स्टार्ट करने के लिए भी 1000 परमिशंस, परमिट लेनी है, राइट. अब स्टार्ट कर दिया, प्रोडक्शन हो रहा है, सेल करना है, बाहर जाना है, फिर परमिशन लो. ठीक है, एक्सपैंड करना है, फिर परमिशन लो, बेचना है, सेल आउट करना है, फिर परमिशन लो. सो बेसिकली हर एक स्टेप के लिए इतनी सारी लाइसेंसिंग परमिट सिस्टम थे कि बंदा सोचता ही नहीं था. और बाहर वाले तो और भी नहीं सोचते थे कि क्या ही करेंगे हम इन्वेस्ट करके, यहाँ हमारा कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यहाँ पे सेटअप करके. दिस इज सो मेनी ऑफ लाइसेंसेस व्हिच यू नीड टू टेक, राइट. इसी चीज को कम करने के लिए ही तो हम लाते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस. पर्पस ही ये है ना कि किसी को बिजनेस करना है, उसे ग्रो करना है, हमारी इकोनॉमी इवेंचुअली ग्रो होगी, तो उसके लिए बिजनेस करने का तरीका तो इजी का है. हम ये नहीं कह रहे कि कोई भी चीज आप इलीगल करो, बट लीगलाइज को भी इजी करो. तो यहाँ जो लाइसेंस परमिट राज सिस्टम होता है उसे डिसमेंटल किया जाता है. What is liberalization? Abolition of industrial licensing. ठीक है, कुछ फ्यू सेक्टर्स में बाकी सारी चीजें इंडस्ट्रीज को ओपन अप किया गया. डी लाइसेंसिंग हमने किया एज वी डिस्कस, एंड फ्रीइंग ऑफ इंटरेस्ट एंड प्राइस
कंट्रोल। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग में हम जो है रिफॉर्म्स लेके आए। वी स्टार्टेड प्रमोटिंग एंटरप्रेन्योरशिप, प्राइवेटाइजेशन, डिसइन्वेस्टमेंट इन पब्लिक सेक्टर। सारी चीजें अगर सरकार लेके बैठ जाएगी कि हाँ ये इसमें भी हम ही करेंगे, ये बिजनेस भी हम ही हैंडल करेंगे, तो फिर कंट्रोल हो जाएगा। तो चीज ये आई कि भाई अब जो है इसे प्राइवेट सेक्टर को दो, उनके पास स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी है, एक्सपर्टीज है, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो आप जितना प्राइवेटाइज करोगे उतनी उसका एक्सपेंशन बढ़ेगा, उसमें ज्यादा ग्रो होगी और आपका एफडीआई भी लेकर आएगा, ठीक है। सो वी स्टार्टेड डिसइन्वेस्टमेंट इन द पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, ओपनिंग सेक्टर टू प्राइवेट प्लेयर्स एंड डी रिजर्वेशन। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज हम लेकर आए, ठीक है। हमने कोशिश की कि हम ज्यादा से ज्यादा सेक्टर्स को, पब्लिक सेक्टर्स को प्राइवेटाइज करें। कुछ सेक्टर्स में अभी भी हमारा होल्ड है, लेकिन उसमें हम ओनरशिप रखते हैं, कुछ स्टेक होल्डिंग्स हम प्राइवेट से भी लेते हैं। एंड देन यू हैव ग्लोबलाइजेशन, लोअरिंग द टैरिफ्स, रूपी का डिवैल्यूएशन करना, करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी में रिलैक्सेशन लाना, एफडीआई और एफआईआई को अट्रैक्ट करने के लिए पॉलिसीज लेके आना, एंड डब्ल्यूटीओ की 1995 में मेंबरशिप लेना। तो ट्रेड पॉलिसी इन टैरिफ रिडक्शंस में हमने काम किया। हम एक्सचेंज रेट और करेंसी रिफॉर्म्स लेके आए, और फाइनेंशियल सेक्टर्स में हमने लेकर आए, प्राइवेट बैंकिंग को हम लेकर आए, ठीक है। देखो बैंक नेशनलाइजेशन तो हम कर ही चुके थे, बट अब हमने प्राइवेट बैंक्स को भी मैदान में लेकर आए। ऑल्सो हमने सेबी को और स्ट्रेंथन किया, सो दैट सिक्योरिटी मार्केट जो है वो भी लीगली और अच्छे से काम करे। तो 1991 की अगर हम बात करें तो फॉरेक्स रिजर्व हमारा 1.2 बिलियन डॉलर से भी कम हो चुका था। 2 वीक्स का हम इंपोर्ट कर सके, सिर्फ उतना ही फॉरेक्स हमारे पास बचा था। फिस्कल डेफिसिट हाईएस्ट ऑफ ऑल टाइम। पब्लिक डेट बोरोइंग पब्लिक डेट जो था वो मतलब पीक लेवल पे जा चुका था। 1990-91 के गल्फ वॉर की वजह से ऑयल प्राइस बहुत खराब थे, गल्फ रेमिटेंसेस हमारे फॉल हो चुके थे। अब ऑयल प्राइसेस की भी अगर प्राइस हाइक जाएगी तो ऑयल के लिए भी तो आप डिपेंडेंट है, तो उसके लिए भी तो आपका फॉरेक्स यूज होगा। क्रेडिट रेटिंग डाउनग्रेडेड नियर टू द नॉन इन्वेस्टमेंट ग्रेड, यानी कि हमारी क्रेडिट रेटिंग S&P है या कोई भी है उसमें हमारी इतनी खराब हो चुकी थी कि हम उस कैटेगरी में आ गए थे कि अब इस कंट्री में जो है इन्वेस्ट नहीं करना है। एंड देन IMF सपोर्ट ने कंडीशन रखी कि भाई आप कुछ अब स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट्स लेकर आए, अपनी इकोनॉमी में स्ट्रक्चरल चेंजेस लेके आए, देन वी आर रेडी टू इन्वेस्ट। इंपैक्ट होता है, एलपीजी रिफॉर्म्स हम 91 में लेकर आए, जीडीपी बढ़ती है 6 to 8% तक, इंडिया बिकेम वन ऑफ द फास्टेस्ट लार्जेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। सर्विस सेक्टर बूम होता है, आईटी, सॉफ्टवेयर, टेलीकॉम, फाइनेंस का एक्सपेंशन होता है। ऑब्वियसली डिसइन्वेस्टमेंट भी हुआ इन सेक्टर्स में, ठीक है। सो वी बिकेम इन द सर्विस प्रोवाइडर इन अ लीडिंग वन। एफडीआई और फॉरेक्स भर भर के आने लगा, ठीक है। एंड कस्टमर चॉइस, वाइडर गुड्स, कॉम्पिटिशन एंड लोअर प्राइसेस फॉर द कंज्यूमर। कंपटीशन बढ़ेगा तो बट ऑब्वियसली चीजों का एक्सपेंशन होगा, क्वालिटी इंप्रूवमेंट होगी, नई चीजें आएंगी, प्राइसेस का फॉल होगा, तो कंज्यूमर्स के लिए भी बेटर चीजें थी। गेन्स की अगर हम बात करें तो जीडीपी हमारा बढ़ा, यस। आईटी एंड सर्विस सेक्टर में हम सर्च लेके आए, फॉरेक्स रिजर्व हमारा बढ़ा है, मिडिल क्लास का एक्सपेंशन हुआ है और ग्लोबल इंटीग्रेशन हुआ है। बट देन देयर वर सर्टेन कंसर्न, जॉबलेस ग्रोथ, जॉब मिली, ठीक है, लेकिन उस जॉब में ग्रोथ नहीं है, ठीक है। तो जॉबलेस ग्रोथ, कुछ ही फॉर्मल जॉब्स हुई, एग्रीकल्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है पीछे रह गए। आपने सर्विस सेक्टर में एक्सपेंशन लाई, ठीक है, लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है जो सबसे ज्यादा जॉब क्रिएट करता है उसका उस लेवल पे एक्सपेंशन नहीं हुआ। एग्रीकल्चर में जिस लेवल का डेवलपमेंट होना चाहिए था वो भी नहीं हुआ। राइजिंग इनइक्वालिटी एंड रीजनल गैप्स, अब एफडीआई, एफआईआई, टेक्नोलॉजी, आईटी, सर्विस सेक्टर सब कुछ आएगा तो वो सारे स्टेट्स में तो नहीं आएगा। रीजनल डिस्पैरिटी कैसे बढ़ी भाई, बॉम्बे में आया, कर्नाटका में आया, हैदराबाद, मुंबई, पुणे, चेन्नई, ठीक है, गुरुग्राम, एवरीवेयर। व्हाट अबाउट कानपुर, ठीक है,
What about some district in West Bengal और उड़ीसा एंड झारखंड एंड छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश, यहाँ पर उस लेवल का एलपीजी के रिफॉर्म्स की वजह से डेवलपमेंट जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ, इसलिए रीजनल डिस्पैरिटी बढ़ी। फार्म डिस्ट्रेस एंड इनफॉर्मलाइजेशन एंड एक्सपोजर टू ग्लोबल शॉक, जितना आप एक्सपैंड करोगे तो ग्लोबल शॉक्स का भी आप पे इम्पैक्ट होगा। गुजरात 1991 के एलपीजी रिफॉर्म से सबसे बढ़िया जो है इनको बेनिफिट हुआ है, क्योंकि हम पोर्टलेट ट्रेड करते हैं, हमको इंडस्ट्रियल फ्रीडम मिला, तो बट ऑब्वियस है और इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड स्टेट रहा है गुजरात, हमेशा से इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करता हुआ रहा है, बिजनेस स्टेट है, राइट। तो ऑब्वियसली एलपीजी रिफॉर्म्स तो हमें बेनिफिट करेंगे ही। सेकेंड जनरेशन रिफॉर्म्स, लेबर लैंड फैक्टर मार्केट फाइनेंशियल रिफॉर्म्स आर द अनफिनिश्ड एजेंडा एज ऑफ नाउ। वे फॉरवर्ड की अगर हम बात करें तो इंक्लूसिव ग्रोथ पे अभी हम काम कर रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग एंड जॉब सेक्टर, इसमें हम काम कर रहे हैं और काम करने की जरूरत है। सरकार की जो स्कीम्स है, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, ठीक है, जितनी भी स्कीम्स हैं जो जॉब क्रिएशन के हेल्प कर रही है, उन्हें और बेटर इंप्लीमेंट करना है और उनमें भी अगर कोई स्ट्रक्चरल चेंजेस लाने की जरूरत है तो वो लाना है। एंड सेफ गार्ड अगेंस्ट एक्सटर्नल वॉलेटिलिटी, जैसे कि रिसेंटली गल्फ में वॉर हुआ, ऑयल प्राइसेस शॉक हुए, इंपैक्ट हमको डायरेक्टली होता है, तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि हम जो है पेट्रोलियम का ही ऑल्टरनेटिव ऑप्शन, इथेनॉल ब्लेंडिंग है, ठीक है, बहुत सारी चीजें, ईवी है, उन सब चीजों की तरफ हम काम कर रहे हैं, R&D उसमें बढ़ा रहे हैं। चेंजेस इन इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड देयर इफेक्ट्स ऑन इंडस्ट्रियल ग्रोथ, 1991 तो मेजर एलपीजी रिफॉर्म्स रहा है, वो इंडस्ट्रीज को भी हेल्प किया है, लेकिन अभी तक की इंडस्ट्रियल पॉलिसीज क्या क्या रही है, उसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं और उसकी वजह से इंडस्ट्रियल ग्रोथ पे क्या इंपैक्ट हुआ है, लेट अस सी। तो व्हाट इज इंडस्ट्रियल पॉलिसी? इट इज द स्टेट स्ट्रेटेजी फॉर द पेस, पैटर्न एंड ओनरशिप ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है। पोस्ट इंडिपेंडेंस अगर हम बात करें तो हम इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन लेकर आए 1948 में, 56 में एंड 1991 में। 1948 में हमने मिक्स्ड इकोनॉमी बेस बनाया, ठीक है, कि भाई हमारी जो इकोनॉमी है वो सोशलिस्ट पैटर्न पे नहीं चलेगी, एक मिक्स्ड इकोनॉमी रहेगी, ठीक है। इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सोशलिस्ट एरा 1956, हमने कोर इंडस्ट्रीज को रिजर्व किया फॉर द स्टेट और लाइसेंस परमिट राज हम लेकर आए, ठीक है, तो हमारी सोशलिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ जा रहा था। लेकिन 1991 में जो हमें ग्लोबल शॉक मिला उसकी वजह से हमको समझ में आ गया कि ऐसे नहीं चलेगा, हमको अब स्ट्रक्चरल चेंजेस लाना होगा, तो हमने डी लाइसेंसिंग किया, डी रिजर्विंग द पब्लिक सेक्टर एरियाज एंड वेलकमिंग द प्राइवेट एंड द फॉरेन कैपिटल। रिसेंट पॉलिसीज अगर हम देखें तो मेक इन इंडिया है, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम्स है और आत्मनिर्भर भारत है, वो अब हमको सेल्फ रिलायंस की तरफ लेकर जा रहा है। तो 48 में हम मिक्स्ड इकोनॉमी का फाउंडेशन हमने किया, ठीक है, 56 में हम सोशलिस्ट पॉलिसी की तरफ गए, 3 स्केड्यूल रिजर्व 17 इंडस्ट्रीज फॉर द स्टेट, लाइसेंस परमिट राज हम 1951 के थ्रू लेकर आए। तो अगर हम 91 और 56 की पॉलिसीज की कंपैरिजन करें तो 56 में लाइसेंसिंग कंपलसरी था, इसके बिना आप कुछ नहीं कर सकते थे। 17 मेजर इंडस्ट्री स्टेट रिजर्व थी, पब्लिक कंट्रोल में थी, पब्लिक सेक्टर कमांडिंग हाइट्स, पब्लिक सेक्टर का ग्रोथ हो रहा था, प्राइवेट का कुछ नहीं। एमआरटीबी ने जो है बिग फर्म्स पे कर्व किया हुआ था और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं था। लाइसेंसिंग अबॉलिश हुई, पीएसयू रिजर्वेशन कुछ इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज तक ही रहा, डिसइन्वेस्टमेंट स्टार्ट हुआ, माने प्राइवेटाइजेशन ऑफ द पब्लिक सेक्टर थिंग्स, एमआरटीपी रिप्लेस बाय द कॉम्पिटिशन एक्ट ऑफ 2002, ठीक है, फेयर कॉम्पिटिशन, कार्टेल सिस्टम, इन सब चीजों पे इन्होंने काम किया। और ऑटोमेटिक एफडीआई एंड एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन, कुछ रूट्स में हम ऑटोमेटिक एफडीआई लेकर आए हैं, ठीक है, जैसे कि अब एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, बेसिक चीजों में हम ऑटोमेटिक लेकर आए हैं, लेकिन हमारे जो इंटीग्रल सेक्टर है, वाइटल इंपॉर्टेंस वाले इंडस्ट्रीज हैं, फॉर एग्जांपल आपका डिफेंस हो गया, ठीक है, उसमें अभी भी हम ऑटोमेटिक नहीं लाए हैं, हम गवर्नमेंट रूट एफडीआई लाए हैं। इफेक्ट ऑन इंडस्ट्रियल ग्रोथ, तो प्री 91 की अगर हम बात करें तो डाइवर्सिफाइड इंडस्ट्रियल बेस बिल्ड होना शुरू हुआ था, लेकिन लो एफिशिएंसी थी,
पुअर क्वालिटी एंड स्लो ग्रोथ वर अंडर प्रोटेक्शन। 1991 के बाद अगर हम बात करें तो कंपटीशन बढ़ा, एफडीआई आया, टेक्नोलॉजी रेस हुई तो प्रोडक्टिविटी बढ़ी, नए सेक्टर्स आए, ऑटोमोबाइल आया, फार्मा आया, इलेक्ट्रॉनिक आए, ठीक है, बाहर से बट ऑब्वियस चीजें नई आने लगी और डी लाइसेंसिंग का गेन्स हुआ, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बूस्ट मिला। 91 के रिफॉर्म्स को ध्यान में रखते हुए और कंट्री की इकोनॉमी को ग्रोथ लाते हुए सरकार की जो रीसेंट स्कीम्स या रिफॉर्म्स है, तो सबसे मेजर एज ऑफ नाउ अभी आया लेटेस्ट वो है मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत की तरफ जाना, रेजिंग मैन्युफैक्चरिंग शेयर एंड ग्लोबल कंपेटिटिवनेस। आइए, आपको जो भी बनाना है आप इंडिया में आके बनाएंगे, हम आपको सिर्फ रॉ मटेरियल प्रोवाइड नहीं करेंगे। आईफोन बनाना है, यहाँ पे आइए, आप यहाँ पे बनाइए, हम आपको पूरा एनवायरमेंट देंगे, रिसोर्सेज है, स्किल लेबर से सब कुछ मिलेगा, बट यू विल हैव टू कम एंड मेक इट इन इंडिया। प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम्स, आउटपुट लिंक इंसेंटिव्स अक्रॉस 14 सेक्टर्स, आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ रिलायंस एंड डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी, 25% मैन्युफैक्चरिंग का शेयर जीडीपी में हम चाहते हैं बाय 2035, and then you have ease of doing business, single window clearance, deregulation, ठीक है, easy financing, सारी चीजें जो है आपकी ease of doing business में लेकर आती हैं। गुजरात की बात करें तो हम एक बिजनेस स्टेट है, इंडस्ट्री बेस्ड स्टेट रहे हैं, ठीक है, तो इंडस्ट्रियल पॉलिसीज जितनी भी आई उसमें गुजरात को गेन हुआ। वी गॉट केमिकल इंडस्ट्रीज का हब, ठीक है, ऑटोमोबाइल सेक्टर में हम आए, पेट्रोकेमिकल्स में आए, फार्मास्यूटिकल्स में आए, टेक्सटाइल्स में आए, तो यहाँ पे गुजरात को एक बेस मिला एंड इट बिकेम अ डेस्टिनेशन। उसको फुलफिल करने के लिए गुजरात लेकर आती है वाइब्रेंट गुजरात समिट, ठीक है, इन ऑर्डर टू प्रमोट आवर इंडस्ट्रीज, इन ऑर्डर टू प्रमोट ग्रोथ एंड अट्रैक्ट एफडीआई। एज ऑफ नाउ हमें जरूरत है कि हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हमारा शेयर बढ़ाए, हम ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज लेकर आए कि हमारा जो जॉबलेस ग्रोथ है वो कम हो, ठीक है, ग्रोथ एक्चुअली एम्प्लॉयमेंट में भी जनरेट हो। डीपन दी पीएलआई, और सेक्टर्स में हम पीएलआई लेकर आए। स्ट्रेंथनिंग दी एमएसएमई, ये एक ऐसा सेक्टर है जो सबसे ज्यादा जॉब्स क्रिएट करता है, ठीक है। इंप्रूविंग द लेबर एंड लैंड मार्केट एंड पुश ग्रीन इंडस्ट्रीज, ये लेबर मार्केट में जो है आप स्किलिंग वाला पार्ट आपका कवर होगा। पब्लिक फाइनेंस एंड बजटिंग कोर इकोनॉमी का टॉपिक है, ठीक है, पहले भी जीपीएससी जो है ऐसे क्वेश्चंस पूछ चुकी है कि अलग अलग टाइप के डेफिसिट एक्सप्लेन करो, फिर उसका क्या इंपैक्ट है वो बताओ, तो ऐसे क्वेश्चन जीपीएससी पूछ सकती है। तो आप पेपर में जाओ और आप देखो, जीपीएससी ने पूछा कि भाई एक्सप्लेन इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, स्क्यू इन्फ्लेशन, ठीक है, ये सारे टर्म्स जीपीएससी ने डाल दिए, तो डोंट गेट कंफ्यूज, डोंट गेट अंडर एस्टिमेटेड कि भाई ये कहां से आ गया, ये तो प्रीलिम्स में पढ़ते हैं, मेंस में थोड़ी ना, तो मेंस में भी ऐसे स्टैटिक चीजें पूछ लेती हैं। तो ये इस पीडीएफ का पर्पस ही ये है कि आपको याद दिलाया जाए कि मेंस में बेसिक चीजें भी जीपीएससी पूछ सकती है, ठीक है, तो हमको इसका भी एक रिवीजन करके चलना है। सो व्हाट इज पब्लिक फाइनेंस? स्टडी ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर, बोरोइंग्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन द इकोनॉमी। Its core instrument is the budget, the annual financial statement laid before parliament under article 112 of the constitution। तो जितना भी सरकार का खर्चा हुआ है, कमाई हुई है, जो कुछ भी है वो हम बजट के थ्रू सरकार दिखाती है पार्लियामेंट को। तो हमारे बजट के दो पार्ट है, रेवेन्यू बजट एंड कैपिटल बजट। रेवेन्यू बजट में हम लाते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट्स, ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बहुत सिंपल भाषा में रेवेन्यू रिसिप्ट है जो भी सरकार की रेगुलर इनकम है, फाइन्स है, टैक्सेस है, ठीक है, इंटरेस्ट है, जो भी रेगुलरली सरकार का जो बिजनेस है जिससे सरकार कमाती है वो। एक्सपेंडिचर रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर क्या हुआ? नॉर्मल सरकार के खर्चे, ठीक है, जजेस की सैलरी देना, पार्लियामेंट का लाइट बिल भरना, जो कुछ भी सरकार के रेगुलर खर्चे हैं, ठीक है, सैलरीज हैं, सॉरी आपका पेंशन है, जो भी सरकार के रेगुलर दिनचर्या के खर्चे हैं वो। कैपिटल बजट, कैपिटल रिसिप्ट्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर,
ठीक है, ये कैपिटल बजट का पार्ट आता है। तो कैपिटल रिसिप्ट में हम क्या लेंगे, देखो रेवेन्यू रिसिप्ट में तो रेगुलर इनकम थी, कैपिटल रिसिप्ट में आपने जो लोन दिया है, सॉरी आपने फॉर एग्जाम्पल सरकार को कुछ पैसों की जरूरत है, तो सरकार ने क्या किया, अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेच दी, बॉन्ड्स निकाल दिए, उससे जो कमाई हुई वो है आपकी कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल एक्सपेंडिचर, रोड बनाना, ठीक है, बिल्डिंग बनाना, इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर, ये वो एक्सपेंडिचर है जहां से हम एसेट जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो जब ये कहते हैं ना कि यार बजट डेफिसिट इज आल्सो गुड फॉर आवर कंट्री, तो वो इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है यहां हम बेसिकली एसेट्स जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। आपका दिल्ली मुंबई का हाईवे कॉरिडोर हो गया, या आपका कहीं इसरो का कोई फैक्ट्री नहीं, कोई सैटेलाइट लॉन्च हो रही है, ये सारे आपके जो है खर्चे हैं जो एसेट जनरेट कर रहे हैं, तो वो आपका कैपिटल बजट हो जाएगा। अब फिस्कल पॉलिसी क्या है, इट इज द यूज ऑफ टैक्सेशन एंड स्पेंडिंग टू इन्फ्लुएंस आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट एंड प्राइस स्टेबिलिटी। फिस्कल पॉलिसी का बेसिकली काम यही है कि जो फिस्कल डेफिसिट है उसको कंट्रोल में रखना, ठीक है। टैक्सेशन सिस्टम इज स्प्लिट बिटवीन डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस विद जीएसटी एज द मेजर इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म्स। ये टैक्सेशन सिस्टम का काम है। तो यहाँ पे हमने चार बड़ी चीजें देख ली, बजट देख लिया, बजट के दो पार्ट्स देख लिए, फिस्कल पॉलिसी और टैक्सेशन सिस्टम। इससे हमें क्या समझ में आया कि ये जो है कोर इकोनॉमी का पार्ट है जो पढ़ के हमको जाना है। कंपोनेंट्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी, तो गवर्नमेंट रिसिप्ट जितनी भी है, डायरेक्ट टैक्स कोड, डिसइन्वेस्टमेंट एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि सिंपल भाषा में आपका 112 आर्टिकल के अंदर का बजट। रेवेन्यू वर्सेस कैपिटल, revenue items are recurring like taxes and salaries. Capital items affect the assets and liabilities like loans, investments. Key deficit, fiscal deficit, total borrowing, total आपका कमाई कितनी हुई है, total आपका खर्चा कितना हुआ है। एंड पहली फरवरी से हम लोगों का जो है फाइनेंस बिल आप लेकर आते हैं, दैट इज बजट। तो फिस्कल डेफिसिट, टाइप ऑफ डेफिसिट, total expenditure minus total receipt. Now this does not include borrowings. Revenue deficit आपका revenue expenditure minus revenue receipts, सरकार की सैलरीज का खर्चा और सरकार की रेगुलर कमाई। प्राइमरी डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, टोटल खर्चा, लेकिन उसके बाद उसमें से हम क्या डिडक्ट कर रहे हैं, इंटरेस्ट पेमेंट डिडक्ट कर रहे हैं। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, तो ये जो रेवेन्यू डेफिसिट था उसमें से हम ग्रांट्स फॉर कैपिटल एसेट्स जो देते हैं दूसरी कंट्रीज को, वो हम डिडक्ट कर रहे हैं। एंड देन यू हैव बजट डेफिसिट, टोटल रिसिप्ट्स माइनस टोटल एक्सपेंडिचर, इसमें सब आ गया, बोरोइंग्स भी आ गए, सब कुछ आ गया, ठीक है। टैक्सेशन सिस्टम, भारत में डायरेक्ट टैक्स है और इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स जो आपकी सैलरी में से या जो भी आप सरकार को डायरेक्टली आप पे कर रहे हो आपके कमाई में से, उसके भी स्लैब्स है 7%, 12%, ठीक है, 30%, 10%, सॉरी माइट बी सम मिस्टेक इन द स्लैबिंग। फिर आता है आपका कॉर्पोरेट टैक्स, कैपिटल गेन्स टैक्स, इसमें भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है। प्रोग्रेसिव एंड पेड बाय द पर्सन हु इज बीइंग टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स आपका जीएसटी है, कस्टम्स है, एक्साइजेस ऑन पेट्रोलियम, रेग्रेसिव शिफ्टेड टू कस्टमर्स। जीएसटी 2017 हम लेके आए, वन नेशन वन टैक्स, जितने भी इंपॉर्टेंट इनडायरेक्ट टैक्सेस थे सबको सब्स्यूम किया और हम लेके आए सेंट्रल जीएसटी, इंटरस्टेट जीएसटी एंड स्टेट जीएसटी। टैक्स ब्यूएंसी, डायरेक्ट टैक्स शेयर हैज राइजन, ठीक है, डायरेक्टली हम जो पे कर रहे हैं टैक्सेस वो बड़ा है, विद अ वाइडर बेस एंड डिजिटल फाइलिंग इंप्रूविंग द कंप्लायंस सिस्टम। तो लेटेस्ट रिफॉर्म आपका जीएसटी 2017, जीएसटी काउंसिल का गठन होना, ठीक है, जिसमें यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर्स रहते हैं और सबकी कंसेंसस से जो है जीएसटी काउंसिल का मीटिंग का नतीजा आता है। एफआरबीएम एक्ट, फिस्कल डेफिसिट और डेट को टारगेट करने के लिए, ठीक है, कि आपकी फिस्कल पॉलिसी क्या रहेगी और आपका फिस्कल डेफिसिट क्या रहना चाहिए। डायरेक्ट टैक्स कोड, इनका जो आपके
डायरेक्ट टैक्सेस भरना है, उसके सिंप्लीफिकेशन के लिए फाइनेंस कमीशन, आर्टिकल 280 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, फाइनेंस कमीशन का गठन होता है हर 5 साल में, जो ये बताता है कि सरकार की अब जो कमाई है हम स्टेट्स और सेंटर में कैसे बांटेंगे। स्टेट फाइनेंसेस, गुजरात की अगर हम बात करें तो भाई फिस्कली हम बहुत अच्छे हैं, हाई ओन्ड रेवेन्यू स्टेट है विद अ वेरी स्ट्रॉन्ग जीएसटी एंड इंडस्ट्रियल टैक्स कलेक्शंस। कोऑपरेटिव फिस्कल रोल अगर हम देखें तो हम स्टेट रेवेन्यू को नेशनल हार्मोनाइजेशन के साथ बैलेंस करके चलते हैं और जीएसटी काउंसिल में हमारा कोऑपरेशन रहता है। वे फॉरवर्ड, तो टैक्स बेस को वाइडन अप करने की जरूरत है, जीएसटी स्लैब्स में उसको थोड़ा रैशनलाइज कीजिए, एफआरबीएम के टारगेट्स को मीटअप करने की कोशिश कीजिए एंड इंप्रूव द कैपिटल एक्सपेंडिचर क्वालिटी। जीपीएससी मेंस 2021, देखो यहाँ पे जीपीएससी ने कैसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछी है। नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट हैज ब्रॉट मेनी टैक्स रिफॉर्म्स इन द कंट्री, डिस्कस द इफेक्ट्स ऑफ दिस रिफॉर्म्स ऑन द इंडियन इकोनॉमी। 2021 में था तो बहुत सारे टैक्स रिफॉर्म्स आए थे, जीएसटी है, कैपिटल गेन्स टैक्स में, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, और भी बहुत सारे रिफॉर्म से इनकम टैक्स एंड एवरीथिंग। तो वो क्या रिफॉर्म से, सीधा सवाल है, ठीक है। एंड 2019, इन व्यू ऑफ द इंटरसेक्टोरल इम्बैलेंसेस इन द इंडियन टैक्स स्ट्रक्चर, एग्जामिन वेदर एग्रीकल्चर इनकम शुड बी टैक्स्ड और नॉट। फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी एंड देयर इम्पैक्ट। तो फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल डेफिसिट हम कैसे कंट्रोल करेंगे, सरकार के खर्चे और इनकम को कैसे बैलेंस आउट करेंगे वो है, और मॉनेटरी पॉलिसी जो इन्फ्लेशन का राइज हो रहा है, ठीक है, इन्फ्लेशन जो हो रहा है, तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए हम क्या मेजर्स लेंगे वो कौन डिसाइड करता है, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो मैक्रो इकोनॉमिक मैनेजमेंट के 2 आर्म्स हैं, फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी रन बाय द गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, थ्रू यूजेस ऑफ टैक्सेशन, पब्लिक स्पेंडिंग एंड बोरोइंग टू इन्फ्लुएंस एग्रीगेट डिमांड, ग्रोथ एंड डिस्ट्रीब्यूशन। फिस्कल पॉलिसी सरकार के हस्तक्षेप में है, ठीक है। सरकार थ्रू सर्टेन मेजर्स, रिफॉर्म्स फिस्कल डेफिसिट कम करने की कोशिश करती है, इसीलिए फिस्कल डेफिसिट कितना है उसकी जवाबदारी, उसकी रिपोर्टिंग बजट में खुद फाइनेंस मिनिस्टर करते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर आता है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाई है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, जो हर 2 महीने में मिलती है और इन्फ्लेशन को स्टडी करती है, और अगर इन्फ्लेशन हाई जा रहा है, लो जा रहा है, बेसिकली कुछ भी चेंजेस करना है तो वो करती है। उसके भी सर्टेन अपने आर्म्स हैं कि वो किस तरीके से इन्फ्लेशन को कंट्रोल करें। 2016 से अगर हम बात करें तो हमारा जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क रहा है वो काफी बैलेंस रहा है, फ्लेक्सिबल रहा है। आरबीआई ने कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन 4% तक रखा है, विद इन 2% to 6% ऑफ बैंड जो है, एंड इट रेट्स द डिसीजन टेकन आर बाय द 6 मेंबर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। तो ये आपकी मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, सबका मेन पर्पस है इकोनॉमी को स्टेबलाइज करना, ग्रोथ प्रमोट करना एंड शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म पिक्चर को ध्यान में रखना। मॉनेटरी पॉलिसी सेंट्रल बैंक लेके आती है, इंटरेस्ट रेट्स में चेंजेस करती है, फास्टर इंप्लीमेंट होता है, डिमांड साइड को ध्यान रखती है और इन्फ्लेशन कंट्रोल करती है। फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट लेके आती है, टैक्सेशन में चेंजेस, गवर्नमेंट स्पेंडिंग में चेंजेस, थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है, सरकारी काम है ना, थोड़ा सा टाइम लगता है, जस्ट ऑन द जोक साइड। सप्लाई साइड को ध्यान रखना, फुल एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ लेके आना। फिस्कल पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट्स क्या है भाई, तो सरकार की स्पेंडिंग बढ़ाना, घटाना, ठीक है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस में चेंजेस लाना, क्यों, कमाई करनी है, एक्सपेंडिचर कम करना है, ठीक है। सब्सिडीज एंड बोरोइंग्स, कुछ भी नहीं हो रहा है तो हम बोरो करेंगे, ठीक है। अब एक चीज ये होती है कि अगर सरकार एक्सेसिवली मार्केट से बोरो करने लगेगी तो प्राइवेट सेक्टर क्या करेगा, ठीक है। फिर है एक्सपेंशनरी पॉलिसी, हायर स्पेंडिंग और टैक्स कट रेज डिमांड इन अ स्लो डाउन, काउंटर साइक्लिकल है। कॉन्ट्रैक्शनरी, स्पेंडिंग कट्स और टैक्स राइजेस कूल एंड ओवरहीटिंग इकोनॉमी एंड कर्ब्स द इन्फ्लेशन। फिस्कल
फिस्कल डिसिप्लिन एफआरबीएम ने कहा है कि भैया 4% रखो, +2 -2, ये आपका फिस्कल डेफिसिट रहना चाहिए। अब मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स क्या है, कैसे आरबीआई जो है मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। तो सबसे पहला है रेपो रेट, जो कि अभी है 5.25%। नाउ व्हाट इज रेपो रेट? इट इज द रेट एट विच आरबीआई लैंड्स टू द बैंक्स। ठीक है, आरबीआई किस रेट पे बैंक को लोन देगी, वो है रेपो रेट। अगर देखो सिंपल इकोनॉमिक्स, आई एम श्योर यू आर एक्सट्रीमली अवेयर ऑफ दिस, जस्ट फॉर द रिविजन पर्पस। अगर आरबीआई का रेट रेपो रेट बढ़ता है तो बट ऑब्वियस है बैंक्स पैसा कम लेगी क्योंकि इंटरेस्ट ज्यादा है। बैंक के पास पैसा कम आएगा तो वो बैंक हमें कम लोन देगी, वो हम पर इंटरेस्ट रेट ज्यादा लगाएगी, तो मार्केट में मनी सर्कुलेशन जो है वो कम होगा। रिवर्स रेपो रेट, the rate RBI absorbs surplus bank liquidity। ठीक है, रिवर्स रेपो रेट 3.35% है, रेट एट विच बैंक्स lend to the RBI। CRR, कैश रिजर्व रेशियो, शेयर ऑफ डिपॉजिट्स केप्ट विथ RBI, इतना परसेंट तो बैंक्स को अपना शेयर आरबीआई के पास रखना है। ठीक है, एंड देन यू हैव SLR विच इज 18%। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, लिक्विड एसेट्स बैंक मस्ट होल्ड, ये वो लिक्विड एसेट है जो बैंक को अपने पास रखना है। अब ये कैश में नहीं, ये जरूरी नहीं कैश हो, ये गोल्ड हो सकता है, बॉन्ड्स हो सकते हैं, ठीक है, कैश भी हो सकता है, एनी लिक्विड एसेट, बट इतना 18% लिक्विड एसेट जो है बैंक्स को अपने पास रखना है, ये वो लोन आउट नहीं कर सकते। और 3% उनकी जो भी इनकम है उसका जो कैश है वो आरबीआई के पास रिजर्व रखना है। ये मेजर्स आरबीआई इसलिए रहती है सो दैट एकदम इमरजेंसी के टाइम पे बैंक एकदम डूब ना जाए, इमरजेंसी क्राइसिस में बैंक को आरबीआई हेल्प कर सके। देन यू हैव ओपन मार्केट ऑपरेशंस, बाइंग और सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फॉर लिक्विडिटी। तो ये मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई की है, एमपीसी जो है इनके ऊपर डिसीजन रहती है, रेपो रेट घटाना या रेपो रेट बढ़ाना, ठीक है, रिवर्स रेपो रेट घटाना बढ़ाना, सीआरआर बढ़ाना, ठीक है। तो एमपीसी 4% हमारा टारगेट है, +2 -2, 2% से 6% तक। एमपीसी में 6 मेंबर कमिटी है, 3 आरबीआई के मेंबर्स होते हैं और 3 मेंबर्स गवर्नमेंट अपॉइंटेड होते हैं। गवर्नर हैज अ कास्टिंग वोट। ट्रांसमिशन, रेपो चेंजेस पास टू लेंडिंग रेट्स वाया द एक्सटर्नल बेंचमार्क सिस्टम। ट्विन ऑब्जेक्टिव है आरबीआई के, आरबीआई बैलेंसेस द प्राइस स्टेबिलिटी विद ग्रोथ एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। तो ये है मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी के बीच का डिफरेंस, जस्ट गो थ्रू इट। वही है जो ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। पॉलिसी मिक्स, कोऑर्डिनेटेड फिस्कल मॉनेटरी पॉलिसी हमने देखी है स्पेशली कोविड-19 के रिस्पॉन्सेस में, ठीक है। गुजरात की अगर हम बात करें तो स्टेट कैपिटल एक्सपेंडिचर और इंडस्ट्रियल डिमांड जो है हम नेशनल इंटरेस्ट रेट को ध्यान में रखते हुए ही करते हैं। वे फॉरवर्ड तो क्रेडिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग की अभी भी हमें जरूरत है। फिस्कल कंसोलिडेशन ऑन द एफआरबीएम पाथ एंड बेटर मॉनेटरी ट्रांसमिशन फॉर द बैलेंस ग्रोथ। 2022 Fiscal federalism is one of the important features of Indian Constitution and GST Council as a focal point to foster federalism and democracy. Discuss government budgeting and types of deficit. ऊपर भी हम देख चुके थे, ठीक है। गवर्नमेंट किस तरीके से बजट लेके आती है, क्या क्या चीजों का ध्यान रखा जाता है, ठीक है। फिस्कल डेफिसिट क्या कितना रहा है, उसे कंट्रोल करने के लिए अब हम क्या करेंगे, वो सारी चीजें जो है बजट में डिस्कस होती है। तो आर्टिकल 112 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के तहत सरकार जो है हर साल अपना बजट पेश करती है। उसमें रेवेन्यू बजट होता है, यानी कि हमारी रिसिप्ट्स कितनी रहेंगी, हमारा एक्सपेंडिचर क्या रहेगा, और फिर होता है आपका कैपिटल बजट, हम कैपिटल रिसिप्ट क्या रही है और हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर अभी कितना है और हम आगे क्या क्या करने वाले हैं। जितनी भी रिसिप्ट्स हैं आर ग्रुप्ड इनटू Consolidated Fund of India, Contingency Fund of India and Public Account of India. What is a deficit? When your expenditure exceeds the receipts. The type of deficit measure depends on which receipts and expenditures are compared. Budget deficit, total borrowings
सॉरी टोटल एक्सपेंडिचर एंड टोटल रिसिप्ट, रिसिप्ट माइनस एक्सपेंडिचर। अगर एक्सपेंडिचर ज्यादा हुआ तो वो हो जाएगा डेफिसिट। 100 रुपए कमा रहे हो लेकिन 120 का आप खर्चा कर रहे हो। तो बजट डेफिसिट की मेजर प्रॉब्लम्स क्या है? सबसे पहले तो नेशनल डेट बढ़ना, ठीक है, कर्जा है बेसिकली, और कर्जा बढ़ेगा तो इंटरेस्ट रेट भी बढ़ेगा। हायर डेट इंटरेस्ट पेमेंट, है ना, जो कर्जा 2 साल में देना था आप 4 साल में दोगे तो 2 साल का इंटरेस्ट भी तो बढ़ना है। फ्यूचर टैक्स राइजेस, पैसा नहीं है, आप सरकार डेट दे नहीं पा रही है तो इवेंचुअली इंपैक्ट आम पब्लिक पे आएगा। पोटेंशियल क्राउडिंग आउट, अब क्राउडिंग आउट इंपैक्ट क्या है भाई? सरकार को 100 रुपए चाहिए, 20-25 रुपए ये आसपास से अरेंज कर रही है, अब बाकी 70 रुपए कैसे अरेंज कर रही है? अपनी बॉन्ड्स को बेच के, ठीक है। अब सरकार ला रही है बॉन्ड्स, भाई ये बॉन्ड है, इसमें इतना % आपको इंटरेस्ट मिलेगा, ये बेनिफिट है, वो बेनिफिट है। तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं, कुछ भी है, ठीक है। तो सरकार क्या कर रही है? मार्केट में वो लेकर आ गई। अब बट ऑब्वियसली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आर मोर सेफर देन एनी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज, एलपीओज, आईपीओज और व्हाटएवर। तो पब्लिक क्या करेगी? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में पैसा डाल देगी। तो अब मेजरली अगर 70% मार्केट अगर सरकार ने ही ले लिया तो प्राइवेट कंपनीज जो है वो इन्वेस्टमेंट कैसे उठाएंगी? पब्लिक के पास भी 100 रुपए है, 100 रुपए में से 70 रुपए उन्होंने सरकार को दे दिया तो 30 रुपए ही बचे। प्राइवेट कंपनीज को भी तो पैसा चाहिए, इंडस्ट्रीज को भी पैसा चाहिए, तो उन्हें भी इन्वेस्टमेंट चाहिए। अब सारा जो इन्वेस्टमेंट है वो सरकार अगर ले लेगी तो क्राउडिंग आउट इफेक्ट इसे कहलाया जाएगा। एंड देन यू हैव पोटेंशियल इन्फ्लेशन राइज, मेनी कॉजेस लीडिंग टू द हायर बॉन्ड यील्ड। लेकिन कहते हैं कि बजट डेफिसिट के फायदे भी हैं। क्यों? क्योंकि एक्सपेंडिचर बढ़ा है। अब वो एक्सपेंडिचर मान लो सरकार ने रेलवेज के एक्सपेंशन में लगाया है, या कहीं पे न्यूक्लियर पावर प्लांट लेकर आए हैं, या कहीं पे कोई और जो है पोर्ट का डेवलपमेंट किया है, एयरपोर्ट का डेवलपमेंट किया है, व्हाटएवर। तो उसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ तो इवेंचुअली फ्यूचर में होगी, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, हम जो कर्जा लिया है वो दे पाएंगे, सोशल वेलफेयर मेजर्स होंगे, ठीक है। तो ओवरऑल चीजें अच्छी हो सकती है। मेक्स यूज ऑफ सरप्लस सेविंग इन रिसेशन, राइट। ऑटोमेटिक स्टेबिलाईजर होगा एंड फाइनेंसिंग द पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट्स। बजट के कंपोनेंट क्या है? सबसे पहला तो आपका बजट इन सेल्फ, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्या रहा है हमारा खर्चा, क्या रहा है हमने कमाई, ठीक है। इसमें आएगा आपका रेवेन्यू बजट विच इंक्लूड्स योर रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट में सब आ जाएगा, टैक्स एंड नॉन टैक्स, आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड डायरेक्ट टैक्सेस, एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपकी सैलरीज, पेंशन, सब कुछ आ जाएगा। Capital budget, capital receipts, borrowing, disinvestments, everything, and capital expenditure, creation of any new asset. Consolidated fund, Article 266 clause 1, all revenues and loans needs parliament vote. कंटिजेंसी फंड इमरजेंसी पर्पसेस के लिए ये रहता है जहां से सरकार पैसा उठा सकती है। और पब्लिक अकाउंट फ्लोज वेयर गवर्नमेंट एक्ट्स एज अ बैंकर, पीएफ है, स्मॉल सेविंग फंड्स है, ये सब। रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, आई हैव एक्सप्लेन। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अगर ज्यादा होता है हमारी कमाई से तो वो रेवेन्यू डेफिसिट हो जाएगा। एंड फिस्कल डेफिसिट इज टोटल एक्सपेंडिचर, सरकार का टोटल खर्चा विच इंक्लूड्स योर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एज वेल एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर वो कमाई से ज्यादा है तो वो आ जाएगा आपका फिस्कल डेफिसिट। बस इसमें हम बोरोइंग्स इंक्लूड नहीं करते हैं। सो दिस आर योर डेफिनेशन, प्लीज गो थ्रू इट। 2025-26 का अगर हमारा फिस्कल डेफिसिट का टारगेट है वो है 4.4% ऑफ जीडीपी। नाउ व्हाट इज एफआरबीएम? फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। फिस्कल डेफिसिट का टारगेट जो है वो मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, उसके लिए काम करता है एफआरबीएम एक्ट, ठीक है। तो ये लेके आते हैं फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट एंड ट्रांसपेरेंसी। इनके हिसाब से फिस्कल डेफिसिट आपका 2 से 6% के बीच में रहना चाहिए। एनके सिंह कमेटी ने रेकमेंड किया कि भाई डेट टू जीडीपी रेशियो है वो 40% फॉर द सेंटर एंड एन एस्केप क्लॉज फॉर द शॉक।
तो एनकेसिंग कमेटी कहती है कि भाई टोटल जो है 60% डेट होना चाहिए, है ना, जिसमें 40% सेंटर को अलाउड है आपका इतना डेट और 20% स्टेट को। और आप ना सिर्फ जो है टोटल बजट डेफिसिट मत, टोटल डेफिसिट मत निकालिए कि हमारा खर्चा इतना हुआ, हमारी रिसिप्ट इतनी हुई, नहीं, आप निकालिए डेट टू जीडीपी रेशियो कि आपकी जीडीपी कितनी है, उसके ऊपर क्या कर्जा आया है, उससे आप कैलकुलेट कीजिए, तो आपकी पिक्चर आपको और ज्यादा क्लियर होगी कि हमारे पास इतना कर्जा तो है लेकिन हमारी जीडीपी ग्रोथ कितनी हुई है, तो आपको और पिक्चर समझ में आएगा कि हम कितना ग्रो भी किए हैं। 2020 जीपीएससी describe the different types of deficits in the Indian finance system and explain how the government funds the same। इसमें आपको सारे डेफिसिट जितने आपको पता है आप सारे लिखिए और उसके लिए सरकार क्या कर रही है। डेफिसिट फाइनेंसिंग एंड पब्लिक डेट, वही सारी चीजें हैं, तो मैं बहुत ही शॉर्ट में इन चीजों को भी एक्सप्लेन करूंगी। व्हाट इज डेफिसिट फाइनेंसिंग? डेफिसिट है, कर्जा है, अब कर्जे को कम कैसे करेगी सरकार, ठीक है, उसके लिए क्या क्या मेजर्स लेंगी। सो इज द प्रैक्टिस ऑफ मीटिंग द फिस्कल डेफिसिट थ्रू बोरोइंग एंड हिस्टोरिकली थ्रू क्रिएशन ऑफ न्यू मनी, इसे बोलते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग। अब मुझे XYZ कंपनी से मैंने कर्जा लिया है, मुझे XYZ कंपनी को वो कर्जा देना है, मैं ग्रो नहीं कर पा रही हूं, मैं क्या करूंगी, ABC कंपनी से कर्जा लूंगी और XYZ कंपनी को कर्जा दे दूंगी। ये ऑप्शन भी अगर मुझे नहीं समझ में आएगा, सॉरी, तो मैं लूंगी मॉनेटरी फाइनेंसिंग का सहारा, यानी कि नई करेंसी छापूंगी। सरकार मैं हूं तो मैं नई करेंसी छाप सकती हूँ, लेकिन अभी कुछ टाइम में ये जो प्रैक्टिस है ऑफ प्रिंटिंग द न्यू मनी, बेसिकली क्रिएशन ऑफ न्यू मनी, वो सरकार ने काफी हद तक कम कर दी है। हमारे मार्केट बोरोइंग के कुछ रूट्स हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी एंड ट्रेजरी बिल्स, जहां से हम ज्यादातर बोरोइंग करते हैं, ठीक है, बोरोइंग फ्रॉम द आरबीआई इटसेल्फ, external borrowing from multilateral and bilateral sources and drawing down the cash balances। तो इस तरीके से सरकार बोरो करके जो है डेफिसिट को फाइनेंस कर रही है। Monetization is basically RBI directly funds the deficit by printing money, but again this is not a very good way, ये लास्ट ऑप्शन होना चाहिए, एंड सिंस 1997 से ये प्रैक्टिस हमने बंद ही कर दी है। So public debt is basically accumulated stock of government borrowing classified as internal and external debt। Debt to GDP डिबेट काफी टाइम से ये चीजें चल रही है कि डेट टू जीडीपी रेशियो आप निकालो और उसके हिसाब से आप डेफिसिट फाइनेंसिंग करो। GSEC इंडस्ट्री इंडेक्स एंट्री इंक्लूजन ऑफ इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड्स इन ग्लोबल इंडाइसेस हैज डीपन द मार्केट फॉर फाइनेंसिंग द डेफिसिट। मसाला बॉन्ड निकालना फॉर एग्जाम्पल, FRBM रिव्यू हर साल करती है, ठीक है, कि आपका फिस्कल डेफिसिट कितना रहा और कैसे आप डेफिसिट को टारगेट करोगे। मार्केट बोरोइंग थ्रू गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड ट्रेजरी बिल सोल्ड वाया ऑक्शन। देन यू हैव आरबीआई बोरोइंग, सरकार खुद जो है आरबीआई से कर्जा ले रही है थ्रू वेज एंड मीन्स एडवांसेस, शॉर्ट टर्म लोन बेसिकली। अभी सरकार को है किसी को पैसा देना है, सरकार के पास इतना पैसा नहीं है, ठीक है, तो सरकार आरबीआई को क्या कहती है, भाई मुझे 500 रुपए दो, मैं 2 दिन में तुमको पैसे दे दूंगा, लेकिन अभी मुझे 500 रुपए का पेमेंट नहीं किया तो मेरे लिए हो जाएगी बड़ी मुसीबत। तो आरबीआई कहती है कि ठीक है, वेज एंड मीन्स के थ्रू मैं आपको 500 रुपए दूंगा, लेकिन 2 दिन में आपको मुझे पैसा देना होगा। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मीन्स थ्रू विच द सेंट्रल गवर्नमेंट डू द फाइनेंसिंग ऑफ द डेफिसिट। फिर एक्सटर्नल बोरिंग्स, वर्ल्ड बैंक, एडीबी, बाकी कंट्रीज से बोरोज करना, स्मॉल सेविंग फंड्स लेकर आना, पीपीएफ है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स, ये सारे भी रूट्स है। एंड देन मोनेटाइजेशन, लेकिन 97 से हमने वो बंद कर दिया है। इंटरनल डेट, घर के अंदर का कर्जा बेसिकली, ठीक है, डोमिनेंट शेयर हमारा ही है, ओन्ड इन रुपीज टू डोमेस्टिक लेंडर्स मेनली थ्रू मार्केट लोन्स एंड सिक्योरिटीज। अब इंटरनल डेट जो है वो सिर्फ रुपी डोमिनेटेड है, क्यों? क्योंकि हमने घर में ही खर्चा किया है, घर में ही हमने उधार ली है। एक्सटर्नल डेट हम डॉलर्स में, युआन में, यूरोज में, पॉन्ड्स में हो सकता है, क्यों? क्योंकि कहीं हमने एशियन डेवलपमेंट बैंक से लिया है, तो कहीं हमने वर्ल्ड बैंक से, कहीं IMF से, अलग अलग जगहों से लोन लिया हो सकता है। पब्लिक अकाउंट लायबिलिटी,
Provident fund, reserve funds and deposit where the government acts as the banker. तो जनरल गवर्नमेंट डेट टू जीडीपी अबाउट 80% ऑफ जीडीपी है. सेंट्रल डेट टू जीडीपी 55 to 58% of GDP. External debt, small share. Sorry, most external debt is private or commercial. Interest payment, largest single revenue expenditure items. And domino Rakshit rule, sustainable if growth rate exceeds effective interest rate. ठीक है, यानी कि अगर हमारी ग्रोथ अच्छी जा रही है एज कंपेयर टू हमारा डेफिसिट तो बढ़िया है. Debt sustainability. Debt is sustainable when nominal GDP growth exceeds the average interest cost, stabilizing the debt ratio. अगर इवेंचुअली हमारी ग्रोथ बढ़ रही है, ठीक है, तो वो डेट चलेगा क्योंकि ग्रोथ होगी तो हम वो डेट पे कर पाएंगे. लेकिन डेट बढ़ रहा है और ग्रोथ भी नहीं बढ़ रही तो वो चीज अच्छी नहीं है. गुजरात की बात करें अगर हम, तो गुजरात बोरोज विद इन द FRBM स्टेट लिमिट्स बाय स्टेट डेवलपमेंट लोन्स एंड इज व्यूड एज अ लो डेट स्ट्रेस state. Crowding out, heavy government borrowing can raise interest rates and crowd out private investment. Simple. GPSC Mains 2019 critically examined India's debt management strategy for 2018-21. उस टाइम पे ये पेपर आया था. And comment on the concept of an independent public debt management agency. ये जो चीज थी ना उस टाइम पे काफी हद तक न्यूज में थी क्योंकि बहुत सारे हमारे स्कैंडल्स और सारी चीजें बाहर आ रही थी. ठीक है, पब्लिक बैंक्स, बड़े बड़े बैंक्स का जो है इश्यूज बाहर आ रहे थे, तो वो ये डिबेट उस टाइम पे काफी न्यूज में भी थी. 2021 गिव अ ब्रीफ आउटलाइन ऑफ द मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टुवर्ड्स मैनेजिंग पब्लिक डेट. एम्प्लॉयमेंट. What is employment? Engagement of labor in productive activity for remuneration. सिंपल से कॉन्सेप्ट है. इसमें भी हमारे अलग अलग टाइप की एम्प्लॉयमेंट्स आती हैं और एक मेजर टर्म आता है जॉबलेस ग्रोथ. सो इंडियाज वर्कफोर्स इज क्लासिफाइड बाय सिक्योरिटी एंड फॉर्मेलिटी इनटू फॉर्मल्स, ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर. फॉर्मल्स यानी कि सरकारी नौकरी हो गई या किसी अच्छे सी कंपनी में आप जॉब कर रहे हो जहां जो ESIC या EPFO के थ्रू लिंक्ड है. इनफॉर्मल अनऑर्गेनाइज एम्प्लॉयमेंट, सीमेंट इंडस्ट्री में डेली वेजेस पे काम करने वाला व्यक्ति, रोड पे डेली काम करने वाला व्यक्ति. ठीक है, तो बेसिकली डेली वेजेस वाले थोड़े अनऑर्गेनाइज एम्प्लॉयमेंट में आते हैं. ऑल्सो 2-4 लोगों की फैक्ट्री है, छोटा सा यूनिट है, वो भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ही आएगा. दुकान पे काम करने वाला छोटू, राइट, ऑल दोस. ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर अनएम्प्लॉयमेंट. तो एम्प्लॉयमेंट डेटा हमें कहां से मिलता है? पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे ऑफ NSO, ठीक है, which reports the labor force participation rate, workers population ratio and unemployment rate using the usual status and the current weekly measures. Status. तो PLFSO में इंप्रूवमेंट ये है कि recent PLFS round show falling unemployment and rising LFPR especially for women, which is a very good sign. Informality की बात करें तो अभी भी vast majority of India's workforce remains informal, reviving the debate on job quality. तो टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट सबसे पहले तो फॉर्मली ऑर्गेनाइज, सोशल सिक्योरिटी है, कॉन्ट्रैक्ट है, बट स्मॉल शेयर ऑफ वर्कफोर्स. इनफॉर्मल और अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करें तो नो सिक्योरिटी और रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट, कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई मैटरनिटी बेनिफिट आपको यहाँ नहीं मिलने वाला है. डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, 2 लोगों की जरूरत है काम करने के लिए लेकिन 10 लोग काम कर रहे हैं. ठीक है. अंडर एम्प्लॉयमेंट, वर्किंग बिलो द स्किल आवर्स ऑन प्रोडक्टिविटी पोटेंशियल. आपने BA किया है लेकिन आप काम क्या कर रहे हो? पट्टे वाले का. ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, विलिंग एंड एबल टू वर्क बट नो जॉब एट ऑल. Engineers, many graduates, I'm just giving an example, don't make any statement out of this. Seasonal unemployment, बारिश का सीजन है, ठीक है, खेती बाड़ी में ज्यादा काम नहीं है तो घर पे बैठे हैं, जब काम आया तब हम काम करने गए. ठीक है, आइडियल टाइम में हम काम कर रहे हैं, ऑफ सीजन में हम घर बैठे हैं. कॉमन इन एग्रीकल्चर.
तो हम अनएम्प्लॉयमेंट के अगर कॉजेस की बात करें तो पॉवर्टी इज द बिगेस्ट रीजन, ठीक है। लिमिटेड रिसोर्सेस, स्किल ट्रेनिंग नहीं है, स्किल का मिसमैच एंड लो लिटरेसी एंड पुअर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी, परसेंटेज चेंज इन एम्प्लॉयमेंट फॉर 1% एंड चेंज इन जीडीपी। इंडिया की जो इलास्टिसिटी हैज बीन लो बिटवीन 0.1 to 0.2% और जॉबलेस ग्रोथ है। GDP growth driven by capital intensive and productivity gains without proportional job creation. लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट की बात करें तो शेयर ऑफ पॉपुलेशन इन लेबर फोर्स से बताता है रिसेंटली बढ़ा है और विमेन का शेयर इसमें बढ़ा है। वर्किंग पॉपुलेशन रेशियो, शेयर ऑफ पॉपुलेशन दैट इज एम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, शेयर ऑफ लेबर फोर्स दैट इज अनएम्प्लॉयड, यूजुअल स्टेटस क्या है, 365 दिन में क्या एक्टिविटी हुई है, कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ है वो ट्रेस करता है। करंट वीकली स्टेटस 7 दिनों में क्या हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी। गुजरात में अगर हम बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम है, लेबर फोर्स वर्किंग पार्टिसिपेशन रेट ज्यादा है, ठीक है। ऑल्सो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स, टेक्सटाइल, डायमंड, केमिकल्स एंड बाकी सारे सेक्टर्स में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रही है। जरूरत है फॉर्मलाइजेशन की, वर्कर्स को ई श्रम पोर्टल के थ्रू रजिस्टर करने की एंड कोड ऑन सिक्योरिटी 2020 को स्ट्रांगली एनफोर्स करने की। जीपीएससी मेंस 2019 एक्सप्लेन एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी इन ब्रीफ, सिंपल, कोई दिमाग नहीं। 2025 participation is the key in effective governance. Explain and illustrate with the case of stakeholders participation in relation to employment. Land reform, socio economic impact and land acquisition. बहुत लैंड रिफॉर्म्स आए इंडिया में क्योंकि जब भारत आजाद हुआ था तो हमारे यहाँ जमींदारी सिस्टम चलता था, ठीक है। तो अब चीजें समझ में आई कि ये तो गलत है, तो उसके लिए सरकार जो है टाइम टू टाइम लैंड रिफॉर्म्स लेकर आई है। So what is basically land reforms? It are reforms measure to restructure land ownership and tenancy for equity and productivity. तो land reforms में हम सिर्फ ownership नहीं बल्कि tenancy, equitable distribution of land, इन सब चीजों पे हम बात करते हैं। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस हमने 4 पिलर्स पे काम किया। अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएटरीज, जमींदारी एंड जागीरदार सिस्टम, टेनेंसी रिफॉर्म्स हम लेकर आए, जितने भी टेनेंट्स थे उनको सिक्योर किया और जो रेंट है वो फेयरली हो, एक्सेसिवली हाई रेंट ना हो, उस पे हम काम किया। इम्पोजिशन ऑफ लैंड सीलिंग्स विद रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस, 2000 एकड़ लैंड लेके कोई एक व्यक्ति बैठा है तो लैंड सीलिंग हम लेकर आए और सरप्लस लैंड को हमने रीडिस्ट्रीब्यूट किया। एंड कंसोलिडेशन ऑफ फ्रेगमेंटेड होल्डिंग्स, लैंड स्टेट सब्जेक्ट है इसलिए किस तरीके से करना वो स्टेट पे छोड़ा। लैंड एक्विजिशन को इवेंचुअली हमने कंपलसरी किया फॉर पब्लिक पर्पसेस। अब एक एक्ट है राइट टू फेयर कॉम्पनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट ऑफ 2013, जो हमने 1894 का जो लैंड एक्विजिशन था उसे रिप्लेस किया। बेसिकली एक्ट ये कहता है कि सरकारी काम के लिए, पब्लिक पर्पस के लिए हम प्राइवेट लैंड उनकी कंसेंट से हम उन्हें लेंगे और उसके लिए हम प्रॉपर उन्हें रिहैबिलिटेट करेंगे, प्रॉपर कंपनसेशन देंगे एंड रीसेटल करेंगे। तो LARR यानी कि आपका ये एक्विजिशन एक्ट, ठीक है, बहुत सारे स्टेट्स ने कंसेंट देने का क्लॉज जो है उसे एग्जेम्पशन दिया है और सोशल इंपैक्ट असेसमेंट के क्लॉज को भी समर्थन नहीं दिया है। डिजिटाइजेशन, लैंड रिकॉर्ड्स पर डिजिटाइजेशन करना, यूनिक लैंड पार्सल आईडी, भू आधार जिसे हम कहते हैं। तो व्हाट इज भू आधार? ये लैंड का टुकड़ा है, इसका एक सर्वे नंबर है ABC, ठीक है, एंड ये बिलोंग करता है गिरधारी जी को, राइट। तो इससे हमें मिल पता चल गया कि ABC लैंड जो है वो सब XYZ पर्सन को बिलोंग करता है। जमींदारी सिस्टम हमने अबॉलिश किया, ठीक है, इससे टिलर टू स्टेट डायरेक्ट लिंक डेवलप हुई। टेनेंसी रिफॉर्म्स हम लेके आए which give security to the tenures, ठीक है, tenants, fair rent, ownership rights to the tenants, land ceilings, cap on holdings, redistribution of surplus to the landless,
कंसोलिडेशन हम लेकर आए, मर्जिंग द स्कैटर्ड प्लॉट्स इनटू द कॉम्पैक्ट वायबल फार्म्स। भूदान विनोबा भावे का जो था, वॉलेंट्री अगर आप लैंड डोनेट करना चाहे सरकार को तो आप कर सकते हैं। एंड डिजिटाइजेशन ऑफ द रिकॉर्ड्स। सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट, तो जमींदारी सक्सेस जो थी, अबॉलिशन ऑफ जमींदार किया, और बट ऑब्वियसली हमने ये पढ़ा है कि किस तरीके से जमींदारी जो सिस्टम थी वो बहुत सारे लोगों को, स्पेशली जो टेनेंट्स थे उनके ऊपर बहुत ही हार्मफुल इम्पैक्ट उसका रहा है, तो उस चीज को हमने सक्सेसफुल किया। टेनेंसी मिक्स, तो बेसिकली टेनेंसी रिफॉर्म्स वेस्ट बंगाल में, क्योंकि सबसे ज्यादा वहां पे ये चीजें थी, और केरला में सक्सेसफुल रही। Sealing evasion, sealing laws were widely circumvented via Benami holdings and exemptions, limiting the redistribution. एक्ट की अगर हम बात करें तो इसमें कॉम्पनसेशन का प्रोविजन है 4 times मार्केट वैल्यू एंड 2 times अर्बन प्लस सोलिटियम। कंसेंट 80% ऑफ प्राइवेट प्रोजेक्ट्स एंड 70% फॉर ट्रिपल प्रोजेक्ट्स। सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट मैंडेटरी हमने किया कि भाई, और ग्राम सभा का कंसल्टेशन लेना है। Then rehabilitation and resettlement is a legal right. Food security safeguard, restriction on acquiring multi-crop irrigated land. सब ले लोगे तो उगाओगे क्या, है ना। And return of land, unused land return or put in a land bank after 5 years. Land acquire कर लिया, कोई काम नहीं किया 5 साल में आपने, तो लैंड बैंक में आप उसे जमा कर दीजिए, या जिससे लिया है उसे वापस दे दो। तो गुजरात adopted a state amendment of 2016 easing consent and SIA for certain infrastructure and industrial corridor projects. Alternative land pooling and land banks as used in Gujarat and GIFT City model, reducing the forced acquisition. यानी कि जो लैंड हमारे पास ऑलरेडी है, पहले हम उसको यूज करें rather than acquire करें। 2019, which are the major problems of land acquisition in India? Discuss the prevailing legal framework and how far it addresses these problems. सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट, क्यों? क्योंकि लैंड एक्विजिशन से डायरेक्टली ये लिंक्ड है। Is the process, what is social impact assessment? It is the process of studying the social consequences of a proposed project on affected communities before land is acquired. अक्वायर करने के पहले भाई देख तो लो कि उस पर्टिकुलर सोसाइटी पे, वहां के लोगों पे इम्पैक्ट क्या हो रहा है। ठीक है, सिर्फ हर बार एनवायरमेंटल इम्पैक्ट नहीं, सोशल इम्पैक्ट भी जरूरी है। कितने लोग इम्पैक्ट हो रहे हैं, उनका जनजीवन किस तरीके से इम्पैक्ट होने जा रहा है, सारी चीजें आपको समझनी होगी। एंड इट इज नाउ अ स्टैट्यूटरी स्टेप अंडर द एक्ट फॉर द मोस्ट लैंड एक्विजिशन। SIA assesses whether the acquisition serve a genuine public purpose, the extent of land needed, number of affected families and the social cost against the benefit. कितना बेनिफिट कर रहे हो और उसके अगेंस्ट क्या लॉस है। It embeds the principle of prior informed participation. पहले से आप उन्हें इन्फॉर्म करें, उनका पार्टिसिपेशन नोट कीजिए। Ensuring the affected are consulted rather than merely compensated. उनसे बातचीत करिए, ग्राम सभा के थ्रू उनको कंसल्ट कीजिए, ना कि सिर्फ कॉम्पनसेशन दीजिए। इट इज कॉम्प्लीमेंट्री टू EIA, दैट इज योर एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। प्रोजेक्ट लाते तब एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट भी हम करते हैं। तो रिस्क असेसमेंट करना, कल्चरल इम्पैक्ट को स्टडी करना, एनवायरमेंट इम्पैक्ट को स्टडी करना, प्रोजेक्ट प्रोग्राम एंड पॉलिसी इवैल्यूएशन, भाई कितना बेनिफिट हो रहा है हमको, इकोनॉमी का असेस करना एंड हैजार्ड असेस करना। Land Acquisition Ordinance 2015, it sought to exempt 5 project categories from SIA. Lapse हो गया because opposition ने उसे oppose किया। State dilution, several state exempted infrastructure and industrial projects from mandatory SIA, weakening the safeguard. तो सबसे पहले हम नोटिफाई करेंगे, ठीक है, कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट नोटिफाइज इंटेंट टू कंडक्ट SIA। फिर SIA स्टडी होगी, पब्लिक पर्पस अफेक्टेड फैमिली एंड सोशल कॉस्ट, पब्लिक हियरिंग्स होगी विच इज मैंडेटरी थ्रू ग्राम सभा, SIA का रिपोर्ट जाएगा सरकार के पास, एंड देन एक्सपर्ट अप्रेजर, इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट ग्रुप विल इवैल्यूएट एंड कैन रिजेक्ट द प्रोजेक्ट ऑल्सो, अगर आपका नेगेटिव आता है तो। पब्लिक पर्पस टेस्ट, SIA checks whether the acquisition genuinely serves a public purpose and that land taken is the bare
मिनिमम जरूरी है ये चीज करना बेसिकली। एक्सपर्ट ग्रुप वीटो, an independent multidisciplinary expert group can recommend abandoning the project if it cost outweighs the benefits। तो एसआई और ईआईए, एसआईए स्टडी करता है सोशल एंड लाइवलीहुड इंपैक्ट, ईआईए स्टडी करता है एनवायरमेंट इंपैक्ट। एसआईए एक्ट के अंदर और ईआईए नोटिफिकेशन के थ्रू, लैंड एक्विजिशन में हम एसआईए करते हैं, और ईआईए है जो कुछ लिस्टेड प्रोजेक्ट्स हैं उसके थ्रू ग्राम सभा हियरिंग्स होती है। ईआईए में पब्लिक हियरिंग होती है, यहाँ पे एक्सपर्ट ग्रुप और गवर्नमेंट होती है जो डिसाइड करती है। एंड ईआईए में इट्स मोस्टली मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज। तो credible SIA needs neutral agencies, adequate time and real gram sabha empowerment and not just tokenism। मॉडल क्वेश्चन ये हो सकता है, एग्जामिन द इम्पैक्ट ऑफ सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट अंडर द लैंड एक्विजिशन फ्रेमवर्क इन बैलेंसिंग डेवलपमेंट नीड्स विद द राइट्स ऑफ अफेक्टेड पीपल। फूड प्रोसेसिंग, एग्रो इंडस्ट्रीज एंड द सर्विसेज एंड टेरिटरी सेक्टर। मेजर सेक्टर है अभी फूड प्रोसेसिंग। हमारी जो विजन है डबलिंग द फार्मर्स इनकम एंड इवेंचुअली मेकिंग इंडिया $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, उसके लिए फूड प्रोसेसिंग एक मेजर रोल आउट है। इट कन्वर्ट्स रॉ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस इनटू वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स थ्रू प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी प्रोसेसिंग, फॉर्मिंग अ ब्रिज बिटवीन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। गेहूं को बिस्किट में बनाना बेसिकली, ठीक है, through primary, secondary and tertiary process, forming a bridge between agriculture and industry. What are agro-industry? Enterprises using farm output as a raw material, spanning textile, sugar, edible oil and food products. तो Ministry of Food Processing and Industries इसकी lead ministry है। Services और tertiary sector covers trade, transport, finance, IT, tourism and public services and is the largest contributor to India's GVA, reflecting economy's shift from agriculture towards services। Product linked incentive schemes हम food processing में भी लेके आए हैं which supports ready to eat, marine and processed produce outputs। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना continues to fund mega food parks and cold chains। तो किसान संपदा अम्ब्रेला स्कीम है जो चेन्स और इंफ्रास्ट्रक्चर को फंड करती है। व्हाट आर मेगा फूड पार्क्स? क्लस्टर इंफ्रास्ट्रक्चर लिंकिंग फार्म टू मार्केट, PLI फॉर फूड प्रोसेसिंग, इंसेंटिव्स इन लार्ज ब्रांडेड फूड प्रोसेसिंग मैन्युफैक्चरिंग। PFME प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड एंटरप्राइजेस, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट सपोर्ट, ऑपरेशन ग्रीन। पहले तो हम प्राइस स्टेबिलिटी टोमेटो, ऑनियन और पोटैटो तक सीमित थे, नाउ टॉप टू बॉटम टॉप टू टोटल सबको हम कवर करेंगे। एंड कोल्ड चेन स्कीम, इंटीग्रेशन ऑफ कोल्ड स्टोरेज एंड प्रिजर्वेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। की डायमेंशन में सबसे पहले तो वैल्यू एडिशन, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, जो शेल्फ लाइफ है प्रोडक्ट की उसे इंक्रीज करना, एक्सटेंड करना, एंड रेजिंग द फार्मर्स इनकम एंड बूस्टिंग द एक्सपोर्ट। एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव फूड प्रोसेसिंग है, एग्रो इंडस्ट्रीज है, सारे के सारे लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज है, यहाँ पे लोग चाहिए काम करने को, मशीन से अकेले से नहीं होगा। तो इससे रूरल इकोनॉमी की आप सपोर्ट कर रहे हो और MSME का ग्रोथ हो रहा है। स्ट्रक्चरल शिफ्ट, सर्विस सेक्टर के तरफ हम गए हैं, फ्रॉम फार्मिंग टू सर्विस सेक्टर। अगर हम इंडिकेटर्स की बात करें तो सर्विस सेक्टर का शेयर GVA में कितना है? तकरीबन 50%, इंडस्ट्री अराउंड अ क्वार्टर ऑफ GVA, एग्रीकल्चर 15 to 18% ऑफ GVA, FDI इन फूड प्रोसेसिंग हर 100% परमिटेड अंडर द ऑटोमेटिक रूल। अगर हम पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस की बात करें तो सिग्निफिकेंट लॉसेस इन पेरिशेबल टारगेटेड बाय कोल्ड चेन्स। कोल्ड चेन्स अगर बढ़ेंगी तो आपके पेरिशेबल जो फूड है उसकी शेल्फ लाइफ भी एक्सटेंड होगी। तो गुजरात ऑलरेडी इस एरिया में सबसे आगे है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में। अमूल है, एडिबल ऑयल, स्पाइसेस, ग्राउंडनट और मरीन प्रोडक्ट्स में हम ऑलरेडी हमारे पास फूड पार्क्स हैं। गिफ्ट सिटी है, लार्ज पोर्ट से लॉजिस्टिक नेटवर्क है, IT और टूरिज्म सेक्टर हमारा बढ़ रहा है जो इसे सपोर्ट करता है। ठीक है, वी नीड टू एक्सपैंड कोल्ड चेन्स, फूड टेस्टिंग लैब्स, one district one product clusters and farm gate processing to cut
wastage. 2022 GPSC mains. Role of food processing technology and dairy technology is very important in our nation building. Explain. तो फूड प्रोसेसिंग और डेयरी टेक्नोलॉजी पे बात करनी है. 2020 एग्रीकल्चरल स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया नीड्स इमीडिएट ऑगमेंटेशन एंड रिवैम्पिंग. उसी टाइम पे ये मेगा फूड पार्क्स और इन सब चीजों से रिलेटेड न्यूज भी आई थी, तो वहीं से ये दोनों क्वेश्चंस थे. इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, पोर्ट्स, रोड्स, रेल, एयरपोर्ट्स एंड ट्रिपल पी. तो हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली इट कवर्स, एक तो हमारी इकोनॉमी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट भी है, बट इट कवर्स पावर, पोर्ट्स, रोड्स, रेलवेज, एयरपोर्ट्स प्लस लॉजिस्टिक्स. इतने सारे एरिया में अगर हम 100% काम करें तो हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ 5 ट्रिलियन से भी ज्यादा हो जाएगी. ठीक है. So it is a lead sector because every rupee spent here has a high output multiplier and crowds in private investment. हमारी सरकार की फ्लैगशिप स्कीम्स है कुछ जैसे पीएम गति शक्ति 2021 नेशनल मास्टर प्लान दैट मैप्स ऑल इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर यूजिंग अ GIS. 16 मिनिस्ट्रीज एक साथ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम कर रही है. ठीक है. फाइनेंसिंग व्हीकल आपकी नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइंस है जो तकरीबन 111 लाख करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करने के लिए लाई गई है. पीएम गति शक्ति 2021 डिजिटल मास्टर प्लान इंटीग्रेटिंग रेल, रोड, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स एंड यूटिलिटी नेटवर्क फॉर मल्टी-मोडल कनेक्टिविटी एंड लास्ट माइल लॉजिस्टिक्स. एक बार इसे डिटेल में देख लीजिएगा. नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी ऑफ 2022 aims to cut the logistic cost from about 13 to 14% of GDP towards global single digit within the ULIP data platform. रोड्स की अगर हम बात करें तो नेशनल हाईवे का हमारा जो नेटवर्क है वो तकरीबन 1.46 लाख किलोमीटर्स का है. लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे बिल्ड फेज. रेलवेज हमारे पास डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स है, वंदे भारत है. अब हम बुलेट ट्रेन भी लेके आ रहे हैं. पोर्ट्स तो हमारे पास 12 मेजर पोर्ट्स हैं और 200 नॉन मेजर पोर्ट्स हैं. सागरमाला हमारी जो योजना है वो इन्हीं सारी पोर्ट्स को इंटीग्रेट करने के लिए, पोर्ट्स के डेवलपमेंट करने के लिए एंड इवेंचुअली एक्सपोर्ट ओरिएंटेड करने के लिए बनाई गई है. ट्रिपल पी मॉडल की अगर हम बात करें तो हमारे पास हम बीओटी और हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पे हम काम कर रहे हैं, जहां पे हम रिस्क शेयरिंग मेजर्स है. इंस्टीट्यूशन है आपका NIIF जो सॉवरेन बेस्ड फंड है. NABFID as the dedicated development finance institution and InvITs and REITs for asset pooling. गुजरात की बात करें तो हमारे पास मुंद्रा पोर्ट है which is India's largest commercial and private port operated by Adani in Kutch. दीनदयाल पोर्ट which is a कंडला पोर्ट आपका. दीनदयाल ट्रस्ट है पोर्ट. मेजर यूनियन पोर्ट है भारत का. पुराना भी पिपावा पोर्ट. अमरेली डिस्ट्रिक्ट सौराष्ट्र में अगेन अ प्राइवेट पोर्ट. खावड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क वर्ल्ड लार्जेस्ट सोलर विंड हाइब्रिड पार्क है. गति शक्ति प्रोजेक्ट को फुल्ली और 100% जो है इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है इन अ वेरी फास्टर वे. डीपन द फाइनेंसिंग सो दैट आपके इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ जल्दी हो एंड इवेंचुअली इकोनॉमिक ग्रोथ हो. 2025 GPSC economic development is closely linked to infrastructural development. Examine the statement with reference to India. But obvious है infrastructure का development होगा तो ही economic development होगा. बाकी sectors का भी role है but this holds a major role. 2021 evaluate India's strategic investment in various countries with reference to ports and other infrastructure facilities. मेजर क्रॉपिंग पैटर्न एंड इरिगेशन सिस्टम ऑफ इंडिया. ये सेम गुजरात से भी है जो हम पहले कर चुके हैं. ये मेजरली इंडिया की हम बात करें तो इंडिया का जो एग्रीकल्चर है अभी भी बहुत हद तक मॉनसून डिपेंडेंट है कुछ एरिया में. हाँ, हम कैनाल सिस्टम लेकर आए हैं, हम ट्यूबवेल सिस्टम लेकर, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, ऐसे बहुत सारी स्कीम्स हम लेकर आए हैं. बट अभी भी कुछ सेक्टर्स में हम मॉनसून पर डिपेंडेंट है. तो हमारा खरीफ क्रॉप है विच आर सोन विद द साउथ वेस्ट मानसून. जून जुलाई के टाइम पे होता है और इसका हार्वेस्टिंग टाइम ऑटम में होता है. राइस, कॉटन, मेज, ज्वार, बाजरा, ग्राउंडनट, सोयाबीन, पल्सेस लाइक तूर सब खरीफ क्रॉप है. फिर आता है आपका रबी क्रॉप्स. अक्टूबर से नवंबर में इसकी
सोइंग होती है और हार्वेस्टिंग सीजन होता है स्प्रिंग। वीट, ग्राम, मस्टर्ड, बैर्ली, पीस सब इसी टाइम पे होता है। एंड देन यू हैव ज़ैद क्रॉप, जो शॉर्ट समर क्रॉप होते हैं, जैसे वाटरमेलन, मस्क मेलन, कुकम्बर, फोडर जो है, ये सारे इसी टाइम पे होती है। ये है आपका सीजन। ग्रीन रिवॉल्यूशन में हम हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स लेकर आए, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा जो फूड डिपेंडेंसी थी ऑन अदर कंट्रीज, ठीक है, जिसकी वजह से हम काफी सफर भी करते थे, तो हमारी जो फूड डिपेंडेंसी थी वो कम हुई। इवेंचुअली एग्रीकल्चर का भी ग्रोथ हुआ, ठीक है। उसके लिए हम श्री एम एस स्वामीनाथन सर और नॉर्मन बॉर्लो को हमेशा थैंकफुल रहेंगे। रीजनल इंबैलेंस हमने देखा। देखो, ग्रीन रिवॉल्यूशन नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड रहे, तो बाकी जो स्टेट्स थे उस तरीके से फार्मिंग सेक्टर में नहीं डेवलप कर पाए, ठीक है। फार्म मैकेनाइजेशन ले लो, या केमिकल्स है, फर्टिलाइजर्स है, पेस्टिसाइड्स है, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स है, वो वहां तक पहुंची ही नहीं, तो उनका एग्रीकल्चरल ग्रोथ नहीं हुआ। रेन फेड और ईस्टर्न रीजन या मच ऑफ गुजरात, ड्राईलैंड, सौराष्ट्र एंड कच्छ led until later irrigation and cotton gains. इरिगेशन सिस्टम, कैनाल इरिगेशन हम लेकर आए हैं। ऑल्सो अगर हम गुजरात की बात करें तो हमारे पास कल्पसर योजना है, सुजलाम सुफलाम योजना है, सोनी प्रोजेक्ट है, ठीक है, जहां पे हम पानी जो है इरिगेशन के तक पहुंचाने का कोशिश कर रहे हैं। वाटर कैनाल इरिगेशन, सरफेस वाटर बाय मेजर एंड मीडियम प्रोजेक्ट सूटेड टू लेवल प्लेन्स बट प्रोन टू वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी। ट्यूबवेल एंड वेल्स, तो ट्यूबवेल एंड वेल्स हम लेकर आए, लेकिन ओवर एक्सट्रैक्शन की वजह से ग्राउंड वाटर जो लेवल है हमारा डिक्रीज हो रहा है। गुजरात की अगर हम बात करें तो मेजर क्रॉप्स में सबसे पहला आता है कॉटन। लीडिंग कॉटन स्टेट है हम, ठीक है। सौराष्ट्र और सेंट्रल बेल्ट जो है वो कॉटन उगाता है और सबसे ज्यादा हमारे पास बीटी कॉटन डोमिनेंस है। ग्राउंडनट, अगेन वी आर अ मेजर ग्राउंडनट प्रोड्यूसिंग स्टेट, ग्राउंडनट एंड ऑयल सीड प्रोड्यूसर। सौराष्ट्र कोर जोन है इसका। सरदार सरोवर प्रोजेक्ट, नर्मदा कैनाल नेटवर्क इरिगेटिंग सौराष्ट्र, कच्छ एंड नॉर्थ गुजरात। सोनी योजना, basically it is Saurashtra Narmada Avataran irrigation which links surplus Narmada water to dams and eventually parts of Saurashtra for irrigation purposes. Sujalam Sufalam state scheme for deepening the rivers, check dams to raise water table and storage. वे फॉरवर्ड की अगर हम बात करें तो वाटर का एफिशिएंटली यूज करना बहुत जरूरी है, उस पे काम करने की जरूरत है। माइक्रो इरिगेशन एक्सपैंड करो, प्रमोट लेस वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स एंड रिवाइव द वाटर शेड एंड टैंक सिस्टम। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, हीट टॉलरेंट क्रॉप है, जिसे ज्यादा पानी नहीं चाहिए वैसे आप क्रॉप्स लगाएं, ठीक है, जैसे कि आपका मिलेट्स हो गया, पल्सेस है, ऑयल सीड्स है, इनकी आप खेती करें, ना कि शुगर केन है, राइस है, राइट। एंड बैलेंस ग्रोथ, ग्रीन रिवॉल्यूशन जहां हो गया वहां हो गया, लेकिन अब हमको एवरग्रीन रिवॉल्यूशन की तरफ भी बढ़ना है, विच इज क्लाइमेट रेजिलिएंट ऑल्सो। 2022 वाटर स्टोरेज इन इंडिया, इट्स इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी एंड ऑन द लाइफ ऑफ द कॉमन मैन। फूड सिक्योरिटी, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड माइंड्स एंड मिनरल्स। फूड सिक्योरिटी, so what is food security? Physically, economic and social access by all people at all time to sufficient, safe and nutritious food for active and healthy life, as said by FAO. ठीक है, तो फूड सिक्योरिटी का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि आपके पास 2 वक्त का खाना आ गया, नहीं, वो न्यूट्रिशियस भी होना चाहिए, सफिशिएंट भी होना चाहिए। तो 4 पिलर्स आर देयर ऑफ फूड सिक्योरिटी। सबसे पहले अवेलेबिलिटी ऑफ द फूड, एक्सेसिबिलिटी है लेकिन आपके पास एक्सेसिबिलिटी नहीं, आप राशन की शॉप पे आपके अंगूठा ना लगने की वजह से, स्क्रीन नहीं होने की वजह से आपको नहीं मिल पा रहा है। अफोर्डेबिलिटी, अफोर्डेबल भी होना चाहिए। एंड देन स्टेबिलिटी, न्यूट्रिशियस ऑल्सो, ठीक है। इंडियाज लीगल बैकबोन इज द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, जहां पे हम पीडीएस सिस्टम लेकर आए, सस्ते दाम में, सस्ते भाव में फूड हम लोगों तक पहुंचाए, ठीक है। तो विच एंटाइटल्स अप टू 75% ऑफ द रूरल एंड 50% ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन टू सब्सिडाइज फूड ग्रेन कवरिंग अबाउट 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन। सब्सिडाइज फूड ग्रेन्स थ्रू पीडीएस सिस्टम
and reaching up to 2/3 of population. It rests on the ecosystem of minimum support price, procurement and buffer stock by the FCI and distribution through the public distribution system. MSP के दाम पे फार्मर से क्रॉप लेना, सॉरी हाँ फूड लेना, ठीक है, उसका स्टोरेज करना इन द कोल्ड चेन्स एंड थ्रू द गोडाउन्स एंड ऑल, और उसी को पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू बेचना. 5 kilogram of food grain per person per month at ₹3 for rice, 2 for wheat and 1 for coarse grain like moong and all. Grain now free under प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना. अभी फ्री में मिल रहा है, लेकिन जब फूड सिक्योरिटी एक्ट आया था तब ये भाव था. तो इंस्टीट्यूशनल पिलर है सबसे पहला आपका एमएसपी. 22 क्रॉप्स पे हम एमएसपी लेके आए हैं. डिबेट हमेशा चलती है कि एमएसपी लीगलाइज करना चाहिए, तो उसके ऊपर आपके लिए आंसर आपके पास होना चाहिए. प्रोक्योरमेंट, एफसीआई जो है या स्टेट एजेंसीज जो है वो ग्रेन प्रोक्योर करती है, मेनली व्हीट एंड राइस. बफर स्टॉक अगर ज्यादा है, हम नहीं बेच पा रहे हैं, तो उसे हम स्टोर करेंगे, ठीक है, और एज पर द नॉर्म्स टू स्टेबलाइज द सप्लाई एंड प्राइसेस. पीडीएस के थ्रू हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे. तकरीबन हमारे पास 5.4 लाख फेयर प्राइस शॉप्स है इन एंटायर इंडिया. और न्यूट्रिशन स्कीम्स है हमारे पीएम पोषण मिड डे मील, आईसीडीएस एंड पोषण अभियान, पीएडीएस फोर्टिफिकेशन ऑल्सो. ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात करें तो इंडिया की रैंक अच्छी नहीं है. इनफैक्ट हम हमारे पड़ोसी मुल्क देशों से भी काफी पीछे हैं. गवर्नमेंट काम कर रही है ऑन चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग, अंडर न्यूट्रिशन, ठीक है, एंड चाइल्ड मोर्टालिटी ऑल्सो. माल न्यूट्रिशन बर्डन की अगर हम बात करें तो हमारे जो बच्चे हैं, वी हैव हाई चाइल्ड स्टंटिंग एंड वेस्टिंग एंड अनेमिया इज परसिस्टिंग डिस्पाइट ग्रेन सफिशिएंसी. तो इसे हम कहते हैं हिडन हंगर प्रॉब्लम. भूख तो मिट गई, लेकिन इन चीजों के साथ भी हम डील कर रहे हैं. हम हमारे पास अनीमिया के भी पेशेंट्स उतने ही हैं, हम चाइल्ड स्टंटिंग भी देख रहे हैं, हम चाइल्ड वेस्टिंग भी देख रहे हैं. सो बेसिकली पेट भर गया लेकिन न्यूट्रिशन नहीं पहुंचा पाए. सो दिस इज कॉल्ड हिडन हंगर प्रॉब्लम. इसलिए हमारे ग्लोबल जो हंगर इंडेक्स है उसमें इंडिया की रैंक पीछे है. आप बोलोगे पीडीएस है, फूड सफिशिएंसी है, सब कुछ तो है, तो हम क्यों ग्लोबल हंगर इंडेक्स में पीछे है? दिस आर द रीजन, बिकॉज वन ऑफ द पिलर्स आर दिस ऑल्सो. एनएफएसए कवरेज की अगर हम बात करें तो तकरीबन 2/3 पॉपुलेशन को हम कवर करते हैं. ग्रेन एंटाइटलमेंट अब तो फ्री है. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना तकरीबन 80 करोड़ फैमिलीज को फूड प्रोवाइड कर रही है. फेयर प्राइस शॉप्स अबाउट 5.4 लाख एफपीएस नेशन वाइड एंड बफर स्टॉक नॉर्म्स. तो यस, हमारे पास ऑपरेशनल और स्ट्रेटेजिक रिजर्व है फॉर व्हीट एंड राइस. गुजरात की अगर हम बात करें तो गुजरात रन एनएफएसए थ्रू डिजिटाइज आधार सीडेड राशन शॉप्स थ्रू ई पॉइंट ऑफ सेल सर्विसेज अनेबल डिस्ट्रीब्यूशन. न्यूट्रिशन फोकस हमारा स्टेट है. टेक होम राशन का कॉन्सेप्ट भी लाए हैं हम, ठीक है. 2019 distinguish between food self-sufficiency and food security. And 2025 poverty and food insecurity are vicious circle that impedes development. Suggest 5 sustainable solution to the major failures in policy and programs for these two domains. तो आपको वो पॉलिसी और प्रोग्राम्स का भी नाम लिखना है जो आपके हिसाब से फेलियर है, और उसमें हमें क्या चेंजेस लाने की जरूरत है कि हम इस चीज को डील कर सके. पहले तो बताना है कि पॉवर्टी और फूड इनसिक्योरिटी किस तरीके से डेवलपमेंट को इंपीड करती है. पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड एग्रीकल्चरल सब्सिडीज, वही चीज यहां फिर से है. व्हाट इज पीडीएस? इंडियाज फूड सिक्योरिटी डिलीवरी नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूटिंग सब्सिडीज, फूड ग्रेन्स एंड एसेंशियल्स थ्रू फेयर प्राइस शॉप्स, ठीक है. इवॉल्व फ्रॉम अ यूनिवर्सल सिस्टम इनटू टारगेटेड पीडीएस, सेपरेटिंग बिलो एंड अबव पॉवर्टी लाइन households and now operates under NFSA 2013. Or agriculture subsidies, basically government support to the farmers through lowering or cutting the electricity rates, subsidies through fertilizers, right? तो input output cost को कट करती है. 3 larger ones are the food subsidy, fertilizer subsidy and the fuel or power subsidy.
Together with input subsidies on seeds, credit and irrigation, they shape the farm incomes and crop choices. One nation, one राशन कार्ड, ठीक है, so that कोई भी कहीं से भी राशन ले सकता है via integrated management system of PDS, end-to-end compensation, computerization, digitizing the ration card, EPOS services at FPS हो तो हम आ गए, and Aadhaar seeding to authenticate beneficiaries. Food security, gap between FCI economic cost and central issue prices. फर्टिलाइजर सब्सिडी में हम लेके आए यूरिया अंडर एनबीएस लिंक कंट्रोल, ठीक है, पीएनके यानी कि पोटेशियम फॉस्फोरस एंड पोटेशियम को हम न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी में लेकर आए हैं. फ्यूल पावर सब्सिडी, और ये जितनी भी सब्सिडीज हैं सारी डीबीटी हैं. फ्यूल पावर सब्सिडी, चीप और फ्री फार्म पावर एंड सब्सिडाइज्ड डीजल स्टेट बॉन्ड मोस्टली होती हैं ये. क्रेडिट सब्सिडी थ्रू किसान क्रेडिट कार्ड, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, इनके थ्रू हम क्रेडिट फाइनेंसिंग भी करते हैं. डीबीटी लॉजिक, जेम ट्रिनिटी मॉडल, सिंपल है लीकेजेस को कट करना. पहल फर्टिलाइजर डीबीटी, ठीक है, जो भी एलपीजी सब्सिडी है वो फुल्ली अब डीबीटी आपके खाते में सीधे से जाती है. टीपीडीएस स्टार्ट किया हमने, टारगेटेड पीडीएस इंट्रोड्यूस इन 1997, स्प्लिटिंग बिलो पॉवर्टी लाइन एंड अबव पॉवर्टी लाइन. वन नेशन वन राशन कार्ड, so that portability live across all the states and union territories. ये नहीं कि मैं सिर्फ इसी पीओएस से राशन ले सकती हूँ. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 6,000 हर साल देते हैं लैंड होल्डिंग फार्मर्स को 2,000 के इंस्टॉलमेंट्स में. फर्टिलाइजर डीबीटी डायरेक्टली कंपनीज को अमाउंट सरकार पे कर देती है, ठीक है, और वो आपकी जो सब्सिडी है वो आपके खाते में जाती है. कमिटी, शांता कुमार कमेटी ने एफसीआई के रीस्ट्रक्चरिंग और लीकेजेस पे फोकस करने की बात की है. गुजरात के पीडीएस सिस्टम की अगर बात करें तो इट इज लार्जली डिजिटाइज्ड, आधार ऑथेंटिकेटेड पीडीएस है. फर्टिलाइजर्स का रैशनलिज्म अच्छे से हो रहा है. वी आर मूविंग टुवर्ड्स डायरेक्ट कैश एंड बैलेंस एनपीके यूज टू कर्ब यूरिया ओवर एप्लीकेशन एंड सॉइल डैमेज. टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, सब चीजों को हम बेसिकली डिजिटाइज करना चाह रहे हैं सो दैट स्क्रूटिनी अच्छे से हो और अच्छे से चीजें स्कीम्स जो है हमारी इंप्लीमेंट हो सके, सारा डेटा अच्छे से हो. टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर इज द यूज ऑफ डिजिटल टूल्स, डेटा एंड कनेक्टिविटी अक्रॉस द फार्म वैल्यू चेन, इंफॉर्मेशन एडवाइजरी, मार्केट एक्सेस, क्रेडिट एंड प्रिसिशन इनपुट्स. डिजिटल एग्रीकल्चर हमारा जो मिशन है और एग्री स्टेट यानी कि सारे फार्मर्स का डेटा होना. A farm centric set of digital public goods built on a unique farmer ID linked to land records, a crop zone registry and geo reference map. सारी चीजें का बेसिकली डिजिटाइजेशन करना. इसमें बहुत सारी चीजें, फॉर एग्जाम्पल चैटबॉट डेवलप करना है जहां पे फार्मर्स जो है सीधे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई मेरी खेती में ये प्रॉब्लम आ रहा है तो इसका क्या सोल्यूशन होगा. एआई बेस्ड बेसिकली मूव करना. तो इसमें हमारे कुछ प्लेटफॉर्म है. सबसे पहले आपका ई नाम, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, ऑनलाइन पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग फॉर एपीएमसी मंडी, बहुत पहले आ चुका है ये. किसान सुविधा या किसान ई मित्र, मोबाइल एडवाइजरी ऑन वेदर prices, inputs, dealers, AI chatbot for PM Kisan, soil health card, तो soil nutrient status and fertilizer recommendation to cut the imbalance, PM Kisan portal, digital enrollment, e-KYC and DBT of income support, and M Kisan and Agri Advisor, SMS based crop weather and scheme alerts to registered farmers. What is Agri State? Digital public infrastructure with farmer ID, 11 करोड़ फार्मर्स को लिंक करने का प्रयत्न, डिजिटल क्रॉप सर्वे एंड जियो रेफरेंस विलेज मैप रजिस्ट्री, प्रिसिशन फार्मिंग की तरफ जाना, जीपीएस, सॉइल सेंसर्स, वेरिएबल रेट इनपुट्स एंड सैटेलाइट एंड जीआईएस मैपिंग टू अप्लाई वाटर एंड फर्टिलाइजर एग्जैक्टली वेयर नीडेड. ये सब किससे पॉसिबल है? थ्रू द यूज ऑफ सैटेलाइट्स. सप्लाई चेन मैनेजमेंट, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, पेरिशेबल, सबसे ज्यादा हैवी लॉस होता है पेरिशेबल आइटम्स का. तो अगर आपके कोल्ड चेन, वेयर हाउसिंग ये सारे बेटर और अच्छी पोजीशन में है, इजीली टू रीच है, तो ये लॉस जो है वो कम हो सकता है.
देन यू हैव एफपीओ विच इज फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। तो हमारे पास तकरीबन 10,000 एफपीओ हैं जो स्मॉल होल्डर्स को बार्गेनिंग इनपुट्स एंड मार्केट एक्सेस तक पहुंचाते हैं। एग्री स्टेट फार्मर आईडी टारगेट ऑफ अबाउट 11 करोड़ यूनिक फार्मर डिजिटल आईडीज। ई-नाम मंडीज 100 of APMC मंडीज इंटीग्रेटेड फॉर ऑनलाइन ट्रेड। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ₹1 लाख करोड़ फॉर स्टोरेज, कोल्ड चेन एंड प्रोसेसिंग। एफपीओ स्कीम 10,000 एफपीओ है एज ऑफ नाउ। नमो ड्रोन दीदी ड्रोन्स एंड ट्रेनिंग ऑफ वुमेन थ्रू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स टू यूज द ड्रोन्स फॉर एग्री सर्विसेज। गुजरात की अगर हम मंडीज की बात करें तो हमारी जितनी भी मंडीज है एपीएमसीज है वो ई नाम के थ्रू इंटीग्रेटेड है। प्लस वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग कोऑपरेटिव अमूल स्टाइल वैल्यू चेन्स। कोऑपरेटिव मॉडल गुजरात का डेयरी और हॉर्टिकल्चर में बेस्ट है, इसका एग्जांपल कंट्री देख चुकी है। जीपीएससी मेंस 2024 हाउ कैन डिजिटल इंडिया प्रोग्राम बी हेल्पफुल टू फार्मर्स टू इंप्रूव फार्म प्रोडक्टिविटी एंड इनकम? व्हाट स्टेप हैज द गवर्नमेंट टेकन इन दिस रिगार्ड? माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2025 इंपॉर्टेंट है, प्लीज एक बार देख लीजिएगा। तो बेसिकली ये एक्ट क्या है? माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट। इट इज द पेरेंट लॉ गवर्निंग इंडियाज मिनरल सेक्टर। It regulates the grant of mineral concessions and development of mines. 2025 amendment continues the reform direction of recent years aimed at securing supply of critical minerals like lithium, cobalt, graphite, rare earth and others that are vital for clean energy, electric vehicle batteries and defense. 2015 का अमेंडमेंट क्या कहता है? ऑक्शन ओनली रेजिम फॉर ट्रांसपेरेंसी एंड क्रिएटेड द डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन एंड नेशनल मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट। 2021 अमेंडमेंट में ये जो कैप्टिव मर्चेंट डिस्टिंक्शन था उसे रिमूव किया एंड इट अलाउड द सेल ऑफ सरप्लस मिनरल्स एंड ईज द ट्रांसफर ऑफ लीजेस। तो डीएमएफ डिस्ट्रिक्ट फंड फॉर माइनिंग लिवाइस फॉर वेलफेयर ऑफ अफेक्टेड पीपल, ठीक है। NMET trust that funds regional and detailed mineral exploration license introduced in 2023 for deep-seated and critical minerals. Augment regime, transparent and competitive bidding for mineral concessions since 2025. क्यों ये चीज, इसका क्या सिग्निफिकेंस है? सबसे पहले स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी, ठीक है। इट रिड्यूसेस द डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट्स ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स फॉर डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी। क्लीन एनर्जी शिफ्ट की तरफ हम जो जा रहे हैं, जैसे ईवी को हम ला रहे हैं, ठीक है, बैटरीज है, सोलर पैनल्स है। बेसिकली वी वांट टू बिकम नेट जीरो बाय 2070 जो हमारा गोल है। इंपोर्ट का कट होना, डोमेस्टिक एक्सप्लोरेशन एंड रिकवरी लोअर्स ऑन इंपोर्ट हैवी सप्लाई चेन, स्टेट रेवेन्यू को बढ़ाना एंड देन फेडरल इम्बैलेंस, सेंट्रल ऑक्शंस क्रिटिकल मिनरल्स वाइल स्टेट ग्रांट्स वर्किंग लीजेस। गुजरात की अगर हम बात करें तो हम लीडिंग लिग्नाइट प्रोड्यूसर हैं और बहुत सारी जगहों पे हम जैसे फॉर एग्जांपल पांधारो इन कच्छ, राजपारडी इन भरूच, तड़केश्वर एंड वास्तान इन सूरत एंड भावनगर, यहाँ पे हम लिग्नाइट के मेजर प्रोड्यूसर हैं। ऑल्सो बॉक्साइट और बहुत सारे दूसरे जैसे बेंटोनाइट है, फ्लोरस्पार है, सिलिका है, अगाते हैं खंबात में, यहाँ पे भी हम लीडिंग प्रोड्यूसर हैं। वी नीड टू एक्सप्लोर स्पीडियर, ठीक है, लेकिन कंसिडरिंग द क्लाइमेट एंड सस्टेनेबिलिटी, रिकवरी एंड रिसाइकल, extracting critical minerals from tailing and overburden and building an urban mining recycle chain. So this can be a model question क्योंकि 2025 का ही amendment हुआ है. So that's it for today. If you want any other topic to be a part of OTP, please let us know. If you want any other topic to be explained in detail, वो भी आप हमें बता सकते हैं. And और कोई भी doubt हो with respect to preparation, with respect to any of these topics, और कोई भी type की mentorship अगर आप चाहते हैं तो आप हमें comment कीजिए. We are always ready to help you. Thank you and all the best.